अध्याय 286 त्यानवु राजसी नगर स्वर्गपथ का पुस्तकालय। त्यानवु साम्राज्य की विशाल भूमि हजारों किलोमीटर में फैली हुई है। 2 सितारा मास्टर शिक्षकों के समर्थन के कारण इसे टियाई किंगडम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। त्यानिक्सुआन, बेइवु, हानवु, बेचेन, क्यानयुआन, अन्यवान, बैली 12 पड़ोसी राज्यों के ठीक केंद्र में स्थित होने के कारण त्यानवु साम्राज्य इस क्षेत्र का खेती और व्यापार केंद्र बन गया, एक पवित्र भूमि जहां अनगिनत लोग यात्रा करने के लिए तरसते थे। राजकुमारी मुयू अपने हरे भरे बाज पर सवार होकर बहुत पहले ही जा चुकी थी, इसलिए झांगजुआन ही गरजते आकाश के विशालकाय जानवर की पीठ पर अकेला था। ऊब के कारण झांगजुआन स्वरपथ के पुस्तकालय में अपना ज्ञान बढ़ाने में लगा हुआ था और साथ ही साथ अपनी साधना को सुदृढ़ करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। मेरी साधना के उत्थान के साथ साथ स्वरपथ स्वर्ण शरीर का प्रभाव उत्तरोत्तर नगण्य होता जा रहा है। जब झांगजुआन टोंगजुआन स्तर पर था तब स्वरपथ स्वर्ण शरीर की शक्ति ने उसे समान स्तर के साधकों को आसानी से पराजित करने में सक्षम बनाया था। अर्धजोंक्षी स्तर पर पहुंचने पर इसका प्रभाव कम स्पष्ट हो गया। अंततः जब वह जोंक्षी स्तर पर पहुंचेगा तो इसकी शक्ति और भी कम हो जाएगी, इस हद तक कि यह महत्वहीन हो जाता है। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे आगे के उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त शारीरिक विकास तकनीकों की तलाश करने की आवश्यकता थी। स्वर्गपथ की मूर्ति कला, स्वर्गपथ की टांग कला, स्वर्गपथ की गति कला, ये भले ही सरल चालें थीं, लेकिन इनमें अविश्वसनीय शक्ति थी। ऐसा लगता था कि जिजुन पहुंचने से पहले युद्ध तकनीक के मामले में उसे कोई मात नहीं दे सकता था, इसलिए उसे नई किताबें खोजने की कोई जल्दी नहीं थी। त्यानवु साम्राज्य पहुंचने के बाद मुझे जल्द से जल्द गुरु शिक्षक की परीक्षा देनी होगी। गुरु शिक्षक बनने के बाद ही मुझे गुरु शिक्षक मंडप में प्रवेश करने और कोंगशी के अभिलेखों का अध्ययन करने का अधिकार मिलेगा। यहाँ आते समय उसने गुमू द्वारा कोंगशी के बारे में बताई गई बातों को एक खाली कागज पर लिख लिया था और स्वर्गपथ के पुस्तकालय का उपयोग करके इसकी पुष्टि की थी। ये सच था कि स्वर्गीय कोंगशी भी उसी की तरह जन्मजात भ्रूण विष से पीड़ित था और बाद में वह इस विष से मुक्त हो गया था। कहने का तात्पर्य यह था कि जन्मजात भ्रूण विष का कोई इलाज नहीं था, बस अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार वह इसके इलाज का सही तरीका पहचानने में असमर्थ था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद झांगजुआन को राहत मिली। हालांकि उसी समय उसके मन में संदेह भी उत्पन्न हो गया। वह पहले तो केवल एक अनाथ था, तो कोई 8 या 9 सितारा विष विशेषज्ञ उसे स्वयं विष क्यों देगा? क्या ये संभव है कि उसका बैकग्राउंड बेहद प्रभावशाली रहा हो और वह एक शक्तिशाली परिवार से आता हो? झांगजुआन असमंजस में था, फिर भी उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह पहले एक अनाथ था, एक पारलौकिक व्यक्ति होने के नाते उसे अचानक ऐसे लोगों से मिलने का ख्याल ही असहज कर रहा था जो उसके माता पिता या उसके रिश्तेदार होने का दावा करते हों। परेशान होने के बजाय इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना कहीं अधिक बुद्धिमानी भरा था। बहरहाल स्वर्गपथ के पुस्तकालय पर अधिकार होने के कारण झांगजुआन की शक्ति और भी बढ़ सकती थी। दुनिया विशाल है और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह न जा सके। 2 दिन और यात्रा करने के बाद जब पश्चिम में सूरज डूबने वाला था तो झांगजुआन की आंखों के सामने एक विशाल शहर प्रकट हुआ। शाम के नारंगी प्रकाश में शहर क्षितिज तक फैले एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह लग रहा था। यह शहर त्यानिक्सुआन शाही शहर से कई दर्जन गुना बड़ा था। इसकी संरचनाएं सुंदर और भव्य थीं और दर्जनों मीटर ऊंची प्राचीन शहर की दीवारें इतिहास के अवशेषों के समान थीं और कुल मिलाकर एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करती थीं। ऊपर से देखने पर शहर की सड़कें अच्छी तरह से जुड़ी हुई थीं और उन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी जो इधर उधर आ जा रहे थे। हर तरह की गाड़ियां और घोड़े शहर के अंदर और बाहर आ जा रहे थे, जिससे एक जीवन चित्र का दृश्य बन रहा था। 13 राज्यों के व्यापारिक केंद्र के रूप में त्यानवु शाही शहर असाधारण रूप से भव्य था। झांगजुआन ने जितने भी शहर देखे थे उनमें से कोई भी इसकी तुलना में कहीं अधिक भव्य था। चलो नीचे चलते हैं। ये जानते हुए कि इतने विशाल शहर में हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट जैसे विशालकाय और खूंखार जानवरों पर प्रतिबंध अवश्य होंगे, झांगजुआन ने हंगामा न करने का फैसला किया। इसलिए वह शहर से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में एक ऐसी जगह पर उतरा जहां हाउलिंग फर्मेंट बीस्ट स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और फिर बड़े बड़े कदमों से उस भव्य शहर की ओर चल पड़ा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। शहर में प्रवेश करने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। वह गेट से अंदर जाने ही वाला था कि गार्डों के एक समूह ने उसे रोक लिया। प्रवेश शुल्क? आसपास देखने पर ही उसे एहसास हुआ कि शहर में प्रवेश करने के लिए सभी आगंतुकों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। यदि ऐसा प्रतिबंध न होता तो त्यानवु राजनगर की जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती, संभवतः इस हद तक कि त्यानवु राज परिवार भी स्थिति को संभालने में असमर्थ हो जाता। बिल्कुल सही, जब तक आप मास्टर शिक्षक या प्रशिक्षु नहीं हैं आपको टोल शुल्क देना ही होगा, गार्ड ने कहा। गुरु शिक्षक विश्व की प्रगति की नींव थे और इसीलिए समाज में उनका उच्च स्थान था। वे जहां भी जाते उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थीं। यह ऐसी सुविधा थी जिसका लाभ अन्य व्यवसायों के लोग कभी नहीं उठा सकते थे। बस करो, उस पर अपना समय बर्बाद करने का क्या फायदा? उसकी उम्र को देखते हुए वह कैसे एक कुशल शिक्षक या एक कुशल शिक्षक का शिष्य हो सकता है? बिल्कुल सही, जल्दी करो, तुम्हारे पीछे बहुत भीड़ इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति को समय बर्बाद करते देख दोनों पहरेदार अधीर हो गए। उनके पीछे शहर में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही भीड़ भी उन्हें जल्दी करने के लिए कह रही थी। आप ये नाटक किस लिए कर रहे हैं? हजारों साल पहले इसकी स्थापना के समय से ही इस शहर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर शुल्क लगाया जाता रहा है। अगर आपको इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है तो आप किस पिछड़े स्थान से आए हैं? इसकी कीमत कितनी होती है? उनकी नाराज निगाहों को अनदेखा करते हुए झांगजुआन ने पूछा। 100 सोने के सिक्के, एक गार्ड ने जवाब दिया। 100? झांगजुआन आश्चर्यचकित रह गया। होंटियन अकादमी के एक प्रतिभाशाली शिक्षक को भी महीने में केवल 2000 सोने के सिक्के ही मिलते थे। प्रवेश शुल्क के रूप में 100 सोने के सिक्के लेना तो वाकई बहुत ज्यादा था। ये सही है। दूसरे पक्ष के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। पहरेदार उसे तिरस्कार भरी निगाहों से घूर रहे थे। 100 सोने के सिक्कों पर इतना हंगामा मचाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह एक गरीब आदमी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। झांगजुआन ने अपना सिर हिलाया।
ये शब्द सुनकर पहरेदारों के चेहरे पर ऐसा भाव आ गया मानो वे चिल्ला रहे हों, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, और वे दहाड़ते हुए बोले, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ हमारा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम इस तरह शहर में घुसने की सोच रहे हो तो तुम सपने देख रहे हो। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने खड़े उस चिड़चिड़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक टोकन उठाया और उत्तेजित भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन इसके साथ मुझे कोई पैसा नहीं देना चाहिए, है ना? आपके पास जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मास्टर शिक्षक प्रशिक्षु पहचान चिन्ह। अपनी बात पूरी करते करते ही गार्ड ने दूसरे पक्ष के हाथों में मौजूद टोकन को पहचान लिया। सदमे से उसका पूरा शरीर कांप उठा और जो शब्द वह बोलने वाला था वे उसके मुंह में ही अटक गए। इस समय वह लगभग रोने ही वाला था। क्या आप एक मास्टर शिक्षक के प्रशिक्षु हैं? जो गार्ड कुछ देर पहले उसकी आलोचना कर रहे थे, टोकन को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि वह एक देहाती गंवार है, लेकिन ये सोचना भी उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि वह एक दुर्जय व्यक्तित्व होगा। भाई, अगर आप मास्टर टीचर के प्रशिक्षु हैं तो आप सीधे ही प्रवेश कर सकते थे। टोल शुल्क के बारे में हमसे पूछने की इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? क्या आप जानबूझकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? कृपया दर्ज करें। सीने में उठ रही घुटन को दबाते हुए पहरेदारों ने तुरंत एक तरफ हटकर उसके लिए रास्ता बना दिया। यदि शाही परिवार को पता चल जाए कि उन्होंने एक गुरु शिक्षक को परेशान किया है तो उनके सिर धड़ से अलग किए जा सकते हैं। ये देखकर कि लियू शी और अन्य लोगों के टोकन की बदौलत उसे बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया जा सकता है, झांग जुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सोचो, ये खिलौना इतना उपयोगी साबित होगा, इसने मुझे इतनी आसानी से 100 सोने के सिक्के बचा लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पहरेदार, उन्होंने कंजूस तो देखे थे, लेकिन इतना बड़ा कंजूस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक उस्ताद के शिष्य के लिए जो जहां भी जाता है सम्मान का पात्र बनता है, केवल 100 सोने के सिक्के बचाने मात्र से इतना खुश होना। इस तरह का व्यवहार करके क्या आप अपनी प्रतिष्ठित पहचान के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? दबे पांव खड़े पहरेदारों की अनदेखी करते हुए झांग जुवान सीधे शहर में प्रवेश कर गया। हालांकि उसके खजाने में कई करोड़ सोने के सिक्के थे, फिर भी वह खर्चीले की मानसिकता बनाए रखता था। आखिरकार बचाया हुआ सोना कमाया हुआ सोना ही होता है। जहां तक दूसरों की राय की बात है, इससे मुझे क्या लेना देना है? डॉट डॉट डॉट। शहर की सड़कें चौड़ी थीं, चारों ओर दुकानें दिखाई दे रही थीं और विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्ला रहे थे। ढलते सूरज की बची हुई धूप ऊंची इमारतों से टकराकर एक सुखद अनुभूति पैदा कर रही थी। जैसा कि त्यानवु राजसी नगर से उम्मीद की जाती है, किसी भी विक्रेता से यादृच्छिक रूप से चुनी गई कोई भी वस्तु त्यानिक्सुआन साम्राज्य की वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक उच्च श्रेणी की होती है। सड़क पर चलते हुए झांग जुवान ने दुकानों में बिकने वाले विभिन्न उत्पादों पर एक नजर डाली और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इस समय वह दादी लियू की तरह प्रॉस्पेक्ट गार्डन में कदम रख रहा था, अपने आसपास की हर चीज के बारे में उत्सुक था। हालांकि उन्होंने यहाँ मौजूद अधिकांश वस्तुओं के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना एक अलग ही अनुभव था। तो आप एक मास्टर टीचर अप्रेंटिस भी हैं? झांग जुवान अपने आसपास का जायजा ले रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो 20 साल की एक युवती उसे हैरानी भरे भाव से देख रही थी। इस महिला ने हल्के हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। हालांकि उसकी सुंदरता शेन बीरू और अन्य जैसी अद्भुत सुंदरियों की तुलना में फीकी थी, फिर भी उसका सौम्य चेहरा देखने में सुखद था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से अंगरक्षक की वर्दी पहने हुए था, उसके बगल में खड़ा था और उसके व्यक्तित्व से एक गहरा आभास होता था। समय समय पर उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती थी। वह जोंगशी क्षेत्र का विशेषज्ञ था। जोंगशी क्षेत्र के विशेषज्ञ को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने में सक्षम होने के कारण यह महिला संभवतः असाधारण स्तर की रही होगी। और झांग जुवान ने लापरवाही से जवाब दिया, संभवतः इन दोनों ने शहर में प्रवेश करते समय उसके शिष्य का टोकन देखा होगा, इसलिए वे उससे इसके बारे में पूछने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। मैं भी। हंसते हुए महिला ने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक टोकन प्रकट हो गया। ये सोचना भी अजीब है कि वह एक कुशल शिक्षिका की प्रशिक्षु भी होगी। अविश्वसनीय। झांग जुवान प्रभावित हुई। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में लूशुन जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी गुरु शिक्षु नहीं बन सका, लेकिन सड़क पर मिली एक महिला गुरु शिक्षु बन गई। दोनों साम्राज्यों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। महिला झांग जुवान के जवाब से स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी और उसके प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया। मेरे शिक्षक प्रथम श्रेणी के मास्टर टीचर चेंग जुवान हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किसके अधीन अध्ययन कर रहे हैं? मेरे शिक्षक प्रसिद्ध नहीं हैं और मुझे संदेह है कि आपने उनके बारे में सुना भी होगा। झांग जुवान ने सिर हिलाया। दरअसल उसका कोई शिक्षक नहीं था और यह टोकन उसे लियूशी और अन्य लोगों ने दिया था, इसलिए वह केवल गोलमोल बातें ही कर सकता था। ये देखकर कि दूसरा पक्ष कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, महिला ने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने संदेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, आप इस समय राजधानी में आए हैं? क्या आप प्रश्न संगोष्ठी में भी उपस्थित हो सकते हैं? प्रश्न प्रबंध। झांग जुवान अचंभित रह गया। यह क्या है? तुम्हें नहीं पता? महिला ने झांग जुवान को ऐसे घूरा जैसे वह कोई राक्षस हो। प्रश्न प्रबंध गुरु बनने की अंतिम परीक्षा है। केवल वही लोग जो प्रश्न प्रबंध उत्तीर्ण करते हैं सच्चे गुरु बन सकते हैं। तुम तो गुरु के शिष्य हो, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता नहीं? झांग जुवान असमंजस में थी। उसने शिष्य का पद केवल यांगशी के शिष्य होने का ढोंग करके प्राप्त किया था, इसलिए उसे गुरु शिक्षक परीक्षा की प्रक्रिया समझाने वाला कोई नहीं था। इससे पहले लियूशी और अन्य लोगों ने परीक्षा के लिए पात्रता के बारे में संक्षेप में ही बताया था और किसी अन्य बात पर विस्तार से चर्चा नहीं की थी, इसलिए उसे प्रश्न प्रबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सही। महिला एक पल के लिए झिझकी और मानो उसके मन में कोई विचार कौंध गया हो। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसने कहा, मैं समझ गई, तुम अभी कुछ समय पहले ही प्रशिक्षु बने होगे। एक नए प्रशिक्षु के रूप में गुरु शिक्षक की परीक्षा देने में अभी काफी समय है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अभी तक परीक्षा के बारे में नहीं बताया होगा। झांग जुवान ने सहमति में सिर हिलाया। उसे गुरु शिक्षु का शिष्य बने कितना समय बीत चुका था। इसे छोड़ दे तो इस दुनिया में आए हुए उसे 2 महीने भी नहीं हुए थे।
इसके अलावा त्यानिक्सुआन राज्य में एक भी गुरु नहीं था और गुरुओं पर कोई किताब भी नहीं थी। ऐसे में अगर झांग जुवान को परीक्षा प्रक्रिया के बारे में पता होता तो यह आश्चर्य की बात होती। चूंकि तुम अभी अभी प्रशिक्षु बने हो, इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और अगर तुम 10 साल के भीतर परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम अपने पूर्वजों का नाम रोशन करोगे। ये सुनकर कि दूसरी पार्टी अभी अभी प्रशिक्षु बनी है, महिला का रवैया और भी सौहार्दपूर्ण हो गया। आखिरकार हम राजकुमारी मुयू जितनी प्रतिभाशाली होने और 22 साल की उम्र में गुरु शिक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। राजकुमारी मुयू का नाम सुनते ही उनकी आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दादी लियू प्रॉस्पेक्ट गार्डन में प्रवेश करती हुई। लाल कक्ष के सपने का संदर्भ। यह एलिस के वंडरलैंड में जाने के समान है। अध्याय 287। चित्रकार संघ, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। राजकुमारी मुयू ने मास्टर टीचर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। झांग जुबान ने संदेह से पूछा, क्या वह रेड लॉर्ड सिटी में रहते समय अभी भी एक प्रशिक्षु नहीं थी? उसने विशाला में केवल 20 दिन बिताए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी ने त्यानवु राज्य में आते ही गुरु शिक्षक की परीक्षा शुरू कर दी हो और उसमें उत्तीर्ण हो गई हो? राजकुमारी मुयू त्यानवु साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वह भी आधा महीना पहले ही अपने प्रशिक्षण से लौटी हैं और लौटते ही उन्होंने मास्टर टीचर की परीक्षा देने से पहले 2 स्टार औषधालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने एक ही झटके में अनगिनत परीक्षाओं को पार कर लिया है और अब केवल कल होने वाला प्रश्न प्रबंध शेष है। यदि वह प्रश्न प्रबंध में सफल हो जाती हैं तो वह एक सच्ची 1 स्टार मास्टर टीचर बन जाएंगी। उस महिला की आंखें उत्साह से चमक उठीं। 22 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी की मास्टर टीचर बनने की उसकी उपलब्धि को केवल त्यानवु साम्राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति मोहनगई ही पीछे छोड़ सकता है। मोहनगई 22 साल की उम्र में 2 स्टार औषध विक्रेता, 1 स्टार पशु प्रशिक्षक, 1 स्टार मास्टर शिक्षक और प्रशिक्षु चिकित्सक होने के बावजूद क्या वह वास्तव में नंबर 1 प्रतिभाशाली है? तुम उसके बारे में नहीं जानते। दूसरे पक्ष के चेहरे पर दिख रही उलझन को देखकर महिला अवाक रह गई। अगर उसने खुद उसके प्रशिक्षु होने का प्रमाण पत्र न देखा होता तो वह सोचती कि वह नकली है। मास्टर टीचर परीक्षा और प्रश्न संगोष्ठी में शामिल विभिन्न परीक्षणों के बारे में आपको जानकारी न होना एक अलग बात है, लेकिन मोहनगई को न जानना। तुम दुनिया के किस कोने से निकले हो? क्या वह मशहूर है? झांग जुबान ने पूछा। ये शब्द सुनकर महिला ने अपने सीने में उठ रही घुटन को दबाते हुए पूछा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आप पहली बार त्यानवु शाही शहर आए हैं? झांग जुबान ने सिर हिलाया। अच्छा। दूसरे पक्ष द्वारा बिना किसी झिझक के इतनी स्पष्ट रूप से मामले को स्वीकार करने को देखकर महिला ने अपनी आंखें घुमा लीं। किसी और को ऐसा सवाल पूछे जाने पर निश्चित रूप से शर्मिंदगी और हीनता की भावना महसूस होती, लेकिन इस व्यक्ति ने इसका जवाब इतने साहस से दिया। ऐसा लगता है मानो त्यानवु साम्राज्य में पहली बार आना ही एक गौरवशाली अनुभव हो। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि उनमें इतना आत्मविश्वास कैसे है। चूंकि आप उनके बारे में नहीं जानते तो मैं ही आपको बता देता हूँ। उस महिला ने बताया। मोहनगई को पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में त्यानवु साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है और उनका नाम आसपास के 13 देशों में जाना जाता है। इस वर्ष मात्र 26 वर्ष की आयु में ही वे प्रथम श्रेणी के शिखर शिक्षक, द्वितीय श्रेणी के औषध विक्रेता, द्वितीय श्रेणी के गठन विशेषज्ञ और द्वितीय श्रेणी के लोहार बन चुके हैं। झांग जुबान सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 1 स्टार शिखर मास्टर शिक्षक, 2 स्टार औषध विक्रेता, 2 स्टार गठन मास्टर और 2 स्टार लोहार। महज 26 वर्ष की आयु में भी वह ऊपरी 9 मार्गों के 4 महान व्यवसायों का भार वहन कर रहा था। देखने से तो ऐसा लगता है कि वह लुशुन से बिल्कुल अलग स्तर पर है, जिसे त्यानशुआन साम्राज्य में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वास्तव में मोयू भी उसके मुकाबले का नहीं है। दूसरे पक्ष के चेहरे के भावों में बदलाव देखकर महिला ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे कहा, इतना ही नहीं, इस महान प्रतिभाशाली मुंह की साधना प्रतिभा भी असाधारण है। 3 साल पहले उन्होंने जोंगशी स्तर प्राप्त किया और जोंगशी स्तर के मध्यवर्ती चरण के जनरल ताइशु को हराया। इसके बाद उन्होंने एक ही तलवार से उन 5 उत्तरी योद्धाओं का संहार कर दिया जो उत्तरी क्षेत्रों में आतंक मचा रहे थे। ये तो सभी जानते ही हैं कि वे सभी 5 जोंगशी स्तर के विशेषज्ञ थे और उनमें से 3 तो जोंगशी स्तर के मध्यवर्ती चरण तक पहुंच चुके थे। उनके द्वारा अकेले ही उन 5 को मार गिराने की बात पर मुझे किसी विश्वसनीय स्रोत से सुने बिना विश्वास नहीं होता। इस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने जोंगशी स्तर की उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली। कुछ समय पहले ही स्वर्ग जलप्रपात शिखर पर उन्होंने जोंगशी स्तर के शिखर पर पहुंचे गुरु होनरुओ से युद्ध किया और 100 प्रहारों के भीतर ही उन्हें परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान ही उन्होंने अपनी साधना में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की और जोंगशी स्तर के शिखर पर पहुंच गए। सम्राट ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 1000 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति बताया और कहा कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। 26 वर्ष की आयु में जोंगशी स्तर का शिखर। इतना ही नहीं, वह अपने से अधिक साधना स्तर वाले लोगों से भी युद्ध करने में सक्षम है। झांग जुबान चकित रह गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें पिछले 1000 वर्षों में सबसे महान प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। मोहनगई वास्तव में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी तुलना में उन्होंने जितने भी तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को देखा था वे सूर्य के सामने जुगनू की तरह थे, इतने महत्वहीन कि उनका उल्लेख करना भी व्यर्थ था। चूंकि मोहनगई का उपनाम मो है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह भी त्यानवु शाही परिवार का हिस्सा है? अचानक झांग जुबान ने एक विचित्रता देखी और पूछा, राजकुमारी मुयू का उपनाम मो है, इसलिए इसका मतलब है कि त्यानवु साम्राज्य का शाही परिवार इसी उपनाम से जाना जाता है। क्या यह मोहनगई भी शाही परिवार की सदस्य हो सकती हैं? बिल्कुल सही, महिला ने सिर हिलाया। वह राजकुमारों में से एक का पुत्र है, लेकिन सम्राट उसे विशेष पसंद नहीं करते। हालांकि वह वरिष्ठता के लिहाज से राजकुमारी मुयू का बड़ा भाई है, फिर भी उसकी हैसियत मुयू के मुकाबले बहुत कम है। फिर भी उसकी प्रतिभा को देखते हुए कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। झांग जुबान सहमत हुए। इस दुनिया में भले ही किसी व्यक्ति का जन्म उसके कुलीन होने का निर्धारण करता है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करने को तैयार है तब तक वह सम्मान अर्जित कर सकता है। मोहनगई इसका एक उदाहरण थे।
भले ही वे सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए यदि वे वास्तव में ताज चाहते तो अन्य राजकुमार उनके मुकाबले के नहीं थे। जब किसी व्यक्ति की क्षमताएं एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती हैं तो योजनाएं और चालें हास्यास्पद हरकतें बन जाती हैं जो घर घर खेलने के समान होती हैं। दूसरे पक्ष को चिंतन में डूबा देखकर महिला ने आगे कहा, हालांकि भले ही वह एक असाधारण व्यक्तित्व है, मैं राजकुमारी मुयू का अधिक आदर करती हूँ। वह न केवल सुंदर हैं बल्कि प्रतिभाशाली भी हैं। मैं उन्हीं की तरह विनम्र, शालीन और ज्ञान की प्रबल प्यास रखने वाली बनना चाहती हूँ। उन्हीं की तरह मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी और अपनी क्षमताओं से अपना नाम बनाऊंगी। विनम्र, शालीन और ज्ञान की प्रबल इच्छा रखने वाला। झांग जुबान कई दिनों से राजकुमारी मुयू के साथ था, लेकिन उसने उसकी इन खूबियों को क्यों नहीं पहचाना। सिर हिलाते हुए उन्होंने इस सवाल पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया। दूसरे पक्ष द्वारा पहले कही गई सभी बातों को याद करते हुए उन्होंने पूछा, जिस प्रश्न प्रबंध की आपने बात की, राजकुमारी मुयू के अलावा और कितने लोग इसमें भाग ले रहे हैं? उसका सवाल सुनकर महिला ने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई। क्या आपको लगता है कि गुरु शिक्षक बाजार में पत्ता गोभी की तरह होते हैं जो जब चाहें तब मिल जाते हैं? पूरे साल में गुरु शिक्षक परीक्षा में शायद ही कोई एक व्यक्ति सफल हो पाता है। मैं तो राजकुमारी के गुरु शिक्षक पद ग्रहण समारोह को देखने के लिए ही क्वानहाई शहर से विशेष रूप से यहाँ आया हूँ, तो भला कोई और कैसे हो सकता है? क्वानहाई शहर। झांग जुबान के दिमाग में एक किताब उभरी और उसमें त्यानवू साम्राज्य का नक्शा था। उदाहरण के लिए, यदि त्यानवू राजसी नगर त्यानिक्सुआन राजसी नगर होता तो क्वानहाई नगर त्यानवू साम्राज्य के दूसरे सबसे बड़े नगर बेयू नगर के समान होता। ये देखते हुए कि यह बातूनी और बहिर्मुखी महिला जोंगशी स्तर के अंगरक्षक द्वारा संरक्षित थी, ये संभव था कि उसका रुतबा साधारण न हो, लेकिन ये भी अपेक्षित ही है। पर्याप्त संपर्कों के बिना किसी के लिए कुशल शिक्षक बनना असंभव है, क्योंकि अच्छे शिक्षक की तलाश करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। एक और संक्षिप्त बातचीत के बाद झांग जुबान को पता चला कि उसका नाम लिंग शियाओ शियाओ था और वह इसी वर्ष एक मास्टर टीचर की प्रशिक्षु बनी थी। वह उससे इतनी बातें इसलिए करती थी क्योंकि वे दोनों सहपाठी थे और उसे लगता था कि उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। प्रश्न प्रबंध सम्मेलन कल दोपहर मास्टर टीचर पवेलियन में आयोजित किया जाएगा। यदि आप मास्टर टीचर परीक्षा देना चाहते हैं तो कृपया एक बार देख लें। मैं अब जा रहा हूँ, अलविदा। कुछ देर और बात करने के बाद लिंग शियाओ शियाओ को एहसास हुआ कि झांग जुबान नाम का ये शिष्य गुरु शिक्षक परीक्षा के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ प्रतीत होता है, इसलिए उसने उससे बातचीत करने में रुचि खो दी। उनकी राय में उसे मास्टर टीचर की परीक्षा देने के योग्य होने में कई दशक लग जाएंगे और दोनों परीक्षा के मानक पूरी तरह से अलग अलग थे। मुझे पहले खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लेना चाहिए, उसके बाद ही रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। महिला को विदाई देते हुए झांग जुबान ने आलसे से अपनी पीठ सीधी की। उसे मास्टर टीचर पवेलियन के स्थान का स्पष्ट अंदाजा हो चुका था और काफी देर हो चुकी थी। इसके अलावा लगातार 7 दिनों तक गरजते आकाश के जानवर की पीठ पर सूखा राशन खाने के बाद झांग जुबान उस भोजन से ऊब चुका था। रात का खाना खाने के बाद जब झांग जुबान ठहरने के लिए कोई सराय ढूंढने ही वाला था, तभी उसने अपने सामने एक विशाल इमारत देखी। उसके प्रवेश द्वार के ऊपर लगी पट्टिका पर 2 भव्य शब्द लिखे थे जो इतने प्रभावशाली और भावपूर्ण थे मानो किसी भी क्षण तख्ती से बाहर निकल आएंगे। पेंटर गिल्ड। उस पर लिखे शब्दों को पहचानते ही झांग जुबान की आंखें चमक उठीं। चित्रकार, औषध विक्रेता की तरह ही नौपथों का एक व्यवसाय है और इसके कामकाज की देखरेख के लिए एक संघ है। हालांकि त्यानिक्सुआन साम्राज्य बहुत छोटा और दूरस्थ था, इसलिए इसमें एक शाखा स्थापित करने की योग्यता नहीं थी। झांग जुबान को त्यानवू शाही शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद चित्रकार संघ को देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे एक बार देख लेना चाहिए। झांग जुबान के पास कई हुनर थे, जिनमें दवाइयां बनाने और जानवरों को वश में करने के बाद सबसे ज्यादा महारत चित्रकारी में थी और वह 5वें स्तर की चित्रकारी भी कर सकता था। संयोगवश उसे इस गिल्ड में शामिल होने का मौका मिल गया, जो उसके लिए आधिकारिक चित्रकार बनने की परीक्षा देने का अच्छा अवसर था। आखिरकार फिलहाल उसके पास केवल 2 स्टार बीस्ट टैमर और 1 स्टार एपोथेक्री के प्रतीक ही थे और यह काफी साधारण लग रहा था। जहां तक विश्व विशेषज्ञ की बात है, हालांकि विश्व में उनकी महारत 2 स्टार स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उस समय वे दूध के वरिष्ठ दादा के वेश में थे, इसलिए उनके लिए विश्व विशेषज्ञ की परीक्षा देना असंभव था। स्वाभाविक रूप से वे संबंधित प्रतीक चिन्ह प्राप्त करने में भी सफल नहीं हुए। लेकिन अगर वह इसे सफलतापूर्वक हासिल भी कर लेता तो भी अन्य व्यवसायों का जहर के उस्तादों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया देखते हुए वह इसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे ही विचार उसके मन में कौंधते हुए झांग जुबान ने चित्रकार संघ में कदम रखा। पेंटर गिल्ड से यही उम्मीद थी। इसका विशाल हॉल सुव्यवस्थित और कलात्मक तरीके से सजाया गया था, जिससे ऐसा लगता था मानो कोई पेंटिंग में प्रवेश कर गया हो। धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ते हुए झांग जुबान को ऐसा लगा मानो वह किसी किताब के बीचों बीच इत्मीनान से चल रहा हो और एक अवर्णनीय सुकून की अनुभूति ने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर की दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां टंगी हुई थीं और उनमें से हर एक आश्चर्यजनक रूप से सजीव थी, जो चित्रकला के पहले स्तर वास्तविकता चित्रण तक पहुंच चुकी थी। एक चित्रकार को प्रथम श्रेणी का चित्रकार कहलाने से पहले चित्रकला के 4 मूलभूत तत्वों वास्तविकता का चित्रण, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, भावपूर्ण भावनाएं और अद्भुत यथार्थता को समझना आवश्यक है। यद्यपि प्रथम स्तर की चित्रकला साधारण प्रतीत होती है, फिर भी ऐसी चित्रकला बनाने में कई वर्षों का परिश्रम लगता है। पर्याप्त अनुभव और समझ के बिना किसी दृश्य को यथार्थवादी रूप से चित्रित करना कोई आसान काम नहीं है। जो लोग इन चित्रों को बनाने में सक्षम हैं, वे कम से कम चित्रकारों के प्रशिक्षु हैं। गोंगजी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस प्रकार की पेंटिंग की तलाश में हैं? मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। जैसे ही झांग जुबान धीरे धीरे चित्रों को देख रहा था, तभी हरे रंग का वस्त्र पहने एक सेवक अचानक विनम्रता से उसके पास आया। क्या ये पेंटिंग बिक्री के लिए है? झांग जुबान ने दीवार पर टंगी उन कलाकृतियों की ओर इशारा किया। जी हाँ, क्या गोंगजी यहाँ पेंटिंग खरीदने नहीं आए हैं? कर्मचारी ने सिर हिलाया। अगर पेंटर गिल्ड पेंटिंग नहीं बेचता है तो उन्हें और कहाँ से खरीदा जा सकता है? अरे, कुछ देर सोचने के बाद झांग जुबान को यह सवाल पूछने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ये कुछ वैसा ही था जैसे औषधालय संघ गोलियां बेचता है।
ये सोचना बेतुका था कि चित्रकार संघ चित्रकारी नहीं बेचता। सिर हिलाते हुए झांग जुवान ने पूछा, ये सभी प्रथम स्तर की पेंटिंग हैं? क्या इससे भी उच्च स्तर की कोई पेंटिंग है? कृपया मेरे साथ ऊपर आइए। इस कला संग्रह में पहली मंजिल पर मुख्य रूप से प्रथम स्तर की पेंटिंग है, दूसरी मंजिल पर मुख्य रूप से द्वितीय स्तर की पेंटिंग है और इसी तरह आगे भी। गोंगजी, आप किस स्तर की पेंटिंग खरीदना चाहते हैं? मैं आपको अभी ऊपर ले आता हूँ। सेवक की आंखें चमक उठीं। चित्र का स्तर जितना ऊंचा होता था वह उतना ही महंगा होता था। एक सेवक के रूप में उसे बेचे गए चित्र की कीमत के आधार पर कमीशन मिलता था। झांग जुवान जितना महंगा चित्र खरीदता था, सेवक को उतनी ही अधिक कमाई होती थी। वहाँ है। जैसे ही वह ये पूछने ही वाला था कि क्या उसके देखने के लिए 5वें तल की कोई पेंटिंग उपलब्ध है, उसने देखा कि एक भीड़ आगे की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी करो, जीमो गोंगजी बाहर आ गया है। क्या उसने प्रथम श्रेणी की चित्रकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली? जी हाँ, परीक्षा अभी अभी समाप्त हुई है और दर्शकों के समर्थन के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से वह एक खुली पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करने का इरादा रखते हैं और तैयार कलाकृति की मौके पर ही नीलामी करेंगे। खुली पेंटिंग, बहुत बढ़िया, मैं उनकी पेंटिंग जरूर खरीदूंगा। भीड़ में मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से अधिकतर युवतियां थीं और थोड़ा आगे बढ़ते हुए झांग जुवान ने कुछ अधेड़ उम्र के पुरुषों को देखा। उनके कपड़ों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वे काफी धनी होंगे। जीमो गोंगजी, पेंटिंग। झांग जुवान ने उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जीमो राजधानी केजी कुल के युवा स्वामी हैं। किशोरावस्था में ही वे गिल्ड के आधिकारिक चित्रकार बन चुके हैं। जीमो का नाम सुनते ही सेवक का चेहरा भी घबराहट से लाल हो गया। जीमो, अगर आप कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग भी देख लीजिए। अगर आप युवा स्वामी जी की पेंटिंग खरीद लेते हैं तो आपकी यात्रा सार्थक हो जाएगी। अध्याय 288। जीमो गोंगजी, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। अच्छा, तो चलिए उधर चलते हैं। झांग जुबान के पास खाली समय था, इसलिए उसने चित्रकार की परीक्षा आयोजित करने के तरीके के बारे में अधिक जानने का अवसर लिया। इस प्रकार वह हरे वस्त्रधारी परिचारक के पीछे पीछे भीड़ में चला गया। ठीक सामने दीवार से लगी एक गहरे हरे रंग की मेज के सामने सफेद कपड़े पहने एक 18 या 19 साल का युवक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। जीमो गोंगजी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तुम कितने बेशर्म हो सकते हो। जी गोंगजी मेरी है, जो भी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा मैं उसके कपड़े फाड़ दूंगी। युवती, वहाँ एक खूबसूरत महिला आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेताब है। जाओ और उसके कपड़े फाड़ दो, हम यहाँ से तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जीमो गोंगजी की आंखें अभी भी कसकर बंद थीं, लेकिन आसपास की कई महिलाएं पहले ही उन्माद में जा चुकी थीं। जी गोंगजी भले ही युवा हैं, लेकिन वे महिलाओं के प्रति बेहद विनम्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका रूप रंग बेहद आकर्षक है, इसलिए वे राजधानी की महिलाओं के चहेते बन गए। हरे वस्त्रधारी सेवक ने धीमी आवाज में समझाया। झांग जुबान ने सिर हिलाया। जीमो गोंगजी की ओर मुड़कर देखने पर उनकी त्वचा वाकई गोरी और चिकनी थी और उनका चेहरा बेहद आकर्षक था। हालांकि उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, मानो वे मुस्कुरा रहे हों। झांग जुबान समझ सकती थी कि वे इन महिलाओं का दिल क्यों जीत लेते हैं। प्रतिभावान, सक्षम, अच्छे पृष्ठभूमि से आने वाला और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बेहद आकर्षक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इतनी सारी महिलाएं उसके लिए दीवानी थीं। वह क्या कर रहा है? दूसरे पक्ष को आंखें बंद करके बैठे हुए और अपने आसपास के शोरगुल को नजरअंदाज करते हुए देखकर झांग जुबान ने पूछताछ की। जीमो गोंगजी पेंटिंग करने वाले हैं, शायद वे अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं और अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित कर रहे हैं। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। क्या वह अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर रहा है? यहाँ झांग जुबान हैरान थी। ये तो बस एक पेंटिंग थी। झांग जुबान आमतौर पर ब्रश उठाते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देते थे। क्या इसमें किसी तरह की मानसिक स्थिति में बदलाव की जरूरत है? इसके अलावा अगर उसे वाकई में अपने मन को शांत करने की जरूरत है तो उसे किसी शांत और सुकून भरी जगह पर जाना चाहिए था। यहाँ इतने सारे लोग हंगामा मचा रहे हैं, ऐसे में भला वह अपने मन को शांत कैसे कर पाएगा? जी गोंगजी में अद्भुत प्रतिभा है। 20 साल की उम्र से पहले ही वह एक कुशल चित्रकार के स्तर तक पहुंच गया है। उसके द्वारा किया गया हर एक कार्य अपने आप में एक गहरा उद्देश्य रखता है। ये तुम्हारे जैसे देहाती के लिए समझना असंभव है। हरे वस्त्रधारी परिचारिका के उत्तर देने से पहले ही एक महिला ने मुड़कर झांग जुबान को गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। सचमुच, ये नौसिखिया कहाँ से आ गया? हट जाओ, जी गोंगजी की पेंटिंग को खराब मत करो, एक अन्य महिला ने गुस्से से कहा। जागो। आसपास की महिलाओं ने तिरस्कार भरी निगाहों से झांग जुबान को घूरना शुरू कर दिया। ओह, एक साधारण संदेह व्यक्त करने मात्र से इतनी शत्रुता का सामना करने की उम्मीद न होने के कारण झांग जुबान अवाक रह गया। त्यानवु साम्राज्य में बहुत से नागरिक चित्रकला में रुचि रखते हैं, जिससे यहाँ चित्रकारों का दर्जा बहुत बढ़ गया है। जी गोंगजी युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली चित्रकारों में से एक हैं, जिनके अनगिनत प्रशंसक हैं। इसलिए आपके लिए यहाँ कुछ न कहना ही बेहतर है, अन्यथा आप उनके कट्टर प्रशंसकों की आलोचनाओं में सचमुच डूब सकते हैं। कड़वी मुस्कान के साथ हरे वस्त्रधारी सेवक ने उसके कान में फुसफुसाया। झांग जुबान ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, जी गोंगजी ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। देखो, जी गोंगजी चित्रकारी शुरू करने ही वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह किस स्तर की चित्रकला का निर्माण करेगा। क्या ये कहने की जरूरत है? जी गोंगजी एक आधिकारिक चित्रकार हैं, उनकी रचनाएं निश्चित रूप से कम द्वितीय स्तर की हैं। जी गोंगजी को हिलते हुए देखकर जो लोग पहले झांग जुबान को घूर रहे थे वे तुरंत आगे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में श्रद्धा की चमक थी। चित्रकला के पहले 4 क्षेत्र हैं: वास्तविकता का चित्रण, आध्यात्मिक कैनवास, भावपूर्ण इरादे और अद्भुत यथार्थता। लू चेन और युवानियों की तरह ही आधिकारिक चित्रकार, जिन्हें उस्ताद चित्रकार भी कहा जाता है, आसानी से द्वितीय या तृतीय स्तर की पेंटिंग बना सकते हैं। लेकिन पेंटिंग की वास्तविकता को अद्भुत स्तर तक पहुंचाना उनकी किस्मत और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं, जीमो, अब अपनी मामूली प्रतिभा का प्रदर्शन करूंगा।
जीमो मेज के सामने खड़े हुए और कलाई घुमाते ही उनके हाथ में एक चीनी पंखा आ गया। उन्होंने धीरे से 2 बार पंखा झटकते हुए खुद को हवा दी, जिससे उनके काले बाल और सफ़ेद वस्त्र हल्की हवा के साथ लहराने लगे। जो पेंटिंग मैं बनाऊंगा वह यहीं बिक जाएगी, लेकिन मैं इसमें से एक पैसा भी नहीं लूंगा, बल्कि इसका इस्तेमाल एक पेंटिंग हॉल बनाने में करूंगा। मैं प्रशिक्षु चित्रकारों को वहां कला सिखाने के लिए आमंत्रित करूंगा ताकि चित्रकला के प्रति समझ और जुनून को बढ़ावा दिया जा सके। जी गोंगजी से जैसी उम्मीद थी, उन्हें सचमुच भौतिक धन दौलत की परवाह नहीं है। एक माहिर चित्रकार के लिए उपयुक्त चरित्र, मैं प्रभावित हूँ। ... उनकी बातें सुनकर भीड़ में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। कई महिलाएं उन्माद में चीखने लगीं। ये बंदा लोगों का दिल जीतना बखूबी जानता है। झांग जुवान ने सिर हिलाया। ये जीमो गोंगजी भले ही युवा थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से राजनीति में कुशल थे और जानते थे कि लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। यह उनके पिछले जीवन में मशहूर हस्तियों द्वारा आयोजित चैरिटी नीलामी के समान था। सच कहें तो वे महज दिखावा थे। अगर वह सचमुच पेंटर हॉल बनाना चाहता और चित्रकला के प्रति जुनून और समझ को बढ़ावा देना चाहता, तो वह चुपचाप ये काम कर सकता था। उसे इतना शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पतझड़ का मौसम ढल रहा था और रात भी हो चुकी थी। वहां खड़े रहना भी ठंडा लग रहा था, फिर भी वह खुद को पंखा कर रहा था। मौन। अपना पंखा बंद करते हुए जीमो गोंगजी ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इशारा किया, ठीक है, सबका समय बर्बाद न करते हुए मैं अब पेंटिंग शुरू करता हूँ। आशा है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो सब लोग शांत रहेंगे। उनकी बात सुनकर चीखती चिल्लाती भीड़ अचानक शांत हो गई। हल्की सी मुस्कान के साथ जीमो गोंगजी ने अपनी आस्तीनें झटकी और एक ब्रश उठा लिया। मेज पर रखे एक कागज को खोलकर जीमो ने अपने बाएं हाथ से मेज पर हल्के से प्रहार किया और उनकी जेन की एक प्रकार की उंगली का कांपती हुई उंगली के कंपन से स्याही की एक बूंद हवा में उछली और ठीक उनके ब्रश की नोक पर जा गिरी। फिर अपने दाहिने हाथ की एक जोरदार हरकत से ब्रश कागज की सतह पर गिर गया। ब्रश कागज पर बड़ी ही खूबसूरती से घूमता रहा, जिससे एक प्रभावशाली दृश्य का निर्माण हुआ। जागो। ब्रश कागज पर इस तरह नाच रहा था मानो कोई मछली तालाब में स्वतंत्र रूप से तैर रही हो। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे चित्र आकार लेने लगा। यह एक पहाड़ और एक नदी का चित्र था। ऊंचे और विशाल पर्वत पर रहस्यमयी जंगलों और चट्टानों का अद्भुत संगम था, जिनके बीच से एक धारा बहती थी। डिंग डैंग। धारा के चट्टान से टकराने की आवाज लगभग सुनाई दे रही थी और पत्तियां मानो किसी कोमल हवा के झोंके से सहला रही हों, एक खास दिशा में झूम रही थीं। ये द्वितीय स्तर की पेंटिंग है। एक नज़र डालते ही झांग जुवान ने चुपचाप सहमति में अपना सिर हिला दिया। मास्टर लू चेन के घर में मौजूद पुस्तकों का उपयोग करके झांग जुवान द्वारा संकलित स्वरपथ चित्रकला कला ने उन्हें चित्रकला की गहरी समझ प्रदान की थी। स्वरपथ पुस्तकालय के बिना भी झांग जुवान एक निश्चित स्तर तक चित्रों का मूल्यांकन करने में सक्षम थे। इस पर्वतीय झरने के चित्र में इतनी बारीकियां थीं कि लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो सचमुच कोई पर्वत उनके सामने हो। चित्र में एक आध्यात्मिक स्पर्श था जिसने इसे विचित्र लेकिन अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया। यह इस बात का प्रमाण था कि यह आध्यात्मिक चित्रकला के स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि विषय वस्तु उत्कृष्ट थी, फिर भी पहाड़ और नदी में कलात्मक कल्पना और व्यक्तिगत स्पर्श की कमी थी। दूसरे शब्दों में, ये इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। ये तो अफसोस की बात है। अगर वह अपनी कला का प्रदर्शन करने पर इतना ध्यान न देता, बल्कि धीरे धीरे और शांति से अपनी पेंटिंग बनाता, तो शायद वह इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के स्तर तक पहुंच जाता। झांग जुवान ने कुछ देर बाद आह भरी। भले ही जीमो गोंगजी शेखीबाज था, लेकिन चित्रकला के उसके बुनियादी सिद्धांत सही थे। तर्कसंगत रूप से, यदि वह शांत भाव से चित्रकारी करता तो तीसरे स्तर की चित्रकारी करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि सुंदर और अतिरंजित गतियों के प्रति उनके जुनून ने उन्हें चित्रकला के सार को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रकार ये चित्रकला केवल आध्यात्मिक कैनवास के शिखर तक ही पहुंच पाई, जो भावपूर्ण इरादों से बस एक कदम दूर थी। हालांकि झांग जुवान को यह अफसोसजनक लगा, लेकिन उसने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। वह यहाँ केवल ये देखने आया था कि मास्टर पेंटर की परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है और उसका इस जीमो गोंगजी से कोई संबंध नहीं था। इसके अलावा कुछ ही क्षण पहले जीमो के कार्यों पर संदेह व्यक्त करने के लिए भीड़ ने उसकी आलोचना की थी और वह अपने सामने मौजूद महिलाओं के इस समूह से और अधिक निंदा नहीं सुनना चाहता था। जल्द ही पेंटिंग पूरी हो गई। जीमो गोंगजी ने ब्रश को ब्रश होल्डर में फेंक दिया और पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया। यह एक ऐसी पेंटिंग है जो द्वितीय स्तर की शिखर कृति बन चुकी है और इसका नाम है पहाड़ और धारा के किनारे की हवा। नीलामी अब शुरू होगी। शुरुआती कीमत 10 लाख सोने के सिक्के है और हर बार कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के बढ़ाने होंगे। इस पर ली जी गोंगजी के होंठों के किनारे ऊपर उठे और उनके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान आ गई। हाथों में पंखा लहराते हुए उन्होंने एक शानदार विद्वान का रूप धारण कर लिया। जो भी इस पेंटिंग को खरीद कर लाएगा, मैं उसे मुफ्त में रात्रिभोज पर ले जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ रात के खाने पर चलेंगे? ये पेंटिंग मेरी है। मुझसे प्रतिस्पर्धा मत करो, मैं 1 लाख रुपये दूंगा। क्या आप जीमो गोंगजी की पेंटिंग 1 लाख में खरीदना चाहते हैं? मजाक बंद करो। 1 लाख में? मैं 2 मिलियन की पेशकश करता हूँ। ... पेंटिंग के साथ मिलने वाली अतिरिक्त सेवा के बारे में सुनकर महिलाओं की आंखें तुरंत उत्साह से लाल हो गईं। जैसे ही उन्होंने आपस में जमकर प्रतिस्पर्धा की, कीमत तेजी से बढ़ने लगी। 2,400,000। पलक झपकते ही कीमत 2 मिलियन तक पहुंचते देख झांग जुवान दंग रह गया। उन्होंने अपनी बनाई 5वीं स्तर की पेंटिंग को लू चेन, हुआंग यू और अन्य लोगों को मात्र 2 मिलियन प्रत्येक में बेच दिया और इस साधारण द्वितीय स्तर की पेंटिंग ने उस राशि को पार कर लिया है। ये तो हद से ज्यादा बुरा है। 5वें स्तर आत्मासृजन की पेंटिंग की कीमत कितनी होगी? हताश महसूस करते हुए झांग जुवान ने अपने बगल में खड़े परिचारक से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। 5वें स्तर की पेंटिंग? ये तो किसी 2 सितारा ग्रैंड मास्टर चित्रकार द्वारा छोड़ा गया खजाना होगा। और ऐसा चित्रकार भी जब चाहे तब 5वें स्तर की पेंटिंग नहीं बना सकता। ये काफ़ी हद तक उसकी क्षमता और भाग्य पर निर्भर करता है। उस स्तर की पेंटिंग हमारे चित्रकार संघ का खजाना बन जाएगी और सच कहें तो यह अनमोल है। हरे वस्त्रधारी सेवक ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए संकोच किया।
अनमोल, झांक जुबान का शरीर हिंसक रूप से डगमगा गया। बिल्कुल, अगर इसकी कीमत तय करना ही पड़े तो शुरुआती कीमत कम से कम 10 मिलियन सोने के सिक्के होगी। इसकी अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है, इसका मैं कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता। हालांकि 6 महीने पहले यहाँ 5वें स्तर की एक पेंटिंग की नीलामी हुई थी और उसकी अंतिम कीमत 34 मिलियन सोने के सिक्के थी। हरे वस्त्रधारी सेवक ने उत्तर दिया। झांक जुबान के होंठ कांपने लगे और वह आंसू बहाने के कगार पर था। एक पेंटिंग के लिए 34 मिलियन डॉलर और उसने उसकी 4 प्रतियां 2 मिलियन डॉलर प्रति पेंटिंग के हिसाब से बेच दी। दुनिया उसके साथ इतनी क्रूर क्यों है? राजधानी में चित्रकार संघ की स्थापना को 30 साल से भी कम समय हुआ है और तभी से चित्रों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अगर 30 साल पहले की बात करें, जब चित्रों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तो 5वें स्तर के चित्र की कीमत केवल 1 या 2 मिलियन होती। परिचारक ने कहा, अगर कीमत इससे ज्यादा होती तो कोई भी अपना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता। 1 या 2 मिलियन 30 साल पहले। झांक जुबान हिल गया। बिल्कुल सही, कर्मचारी ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष की पुष्टि सुनने के बाद झांक जुबान आखिरकार संभल गया और उसके दुखी दिल को सुकून मिला। त्यानिक्सुआन साम्राज्य दूरस्थ था और वहां चित्रकार संघ का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि हुआंग यू और अन्य लोगों ने उसे जो कीमत बताई थी वह 30 वर्षों का ऐतिहासिक मूल्य था और 5वें स्तर की पेंटिंग के लिए 2 मिलियन की राशि उस समय बहुत बड़ी मानी जा सकती थी। क्या गोंगुजी 5वें स्तर की पेंटिंग खरीदना चाहता है? हरे वस्त्रधारी सेवक ने उसकी ओर देखा। केवल हमारे संघ के नेता ही 5वें स्तर की पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन वे आधे महीने पहले प्रेरणा की तलाश में गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं बस यूं ही एक सामान्य पूछताछ कर रहा हूं। अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। वह झांक जुबान को घूरते हुए परिचारक ने पूछा, तो फिर गोंगजी, आप जीमो गोंगजी की पहाड़ और धारा के किनारे की हवा क्यों नहीं खरीद लेते? ये द्वितीय श्रेणी की उत्कृष्ट कृति है और जी गोंगजी की रचना है। भविष्य में इसकी कीमत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। छोड़ो इसे। झांक जुबान ने सिर हिलाया। मैं यहाँ पेंटिंग खरीदने नहीं आया हूँ। वैसे भी ये तो बस दूसरे दर्जे की पेंटिंग है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ दूसरे स्तर की पेंटिंग? कितनी घमंडी बात है। इससे पहले कि हरे वस्त्रधारी सेवक झांक जुबान के शब्दों का उत्तर दे पाता, एक ठंडी सी गुरगुराहट सुनाई दी। झांक जुबान ने सिर उठाकर देखा तो जीमो गोंगजी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। झांक जुबान को उम्मीद नहीं थी कि इतनी धीमी आवाज में बोलने के बावजूद सामने वाला उनकी बात सुन लेगा। झांक जुबान ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कीजिएगा, मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, इसलिए कृपया मेरी बातों का बुरा न माने। हर पेंटिंग को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है और किसी चित्रकार के सामने ऐसे शब्द कहना वाकई अनुचित है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से यह मामला सुलझ जाएगा? जीमो गोंगजी ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए और भौहें चढ़ाते हुए कहा, नीलामी में बाधा डालना और मेरी पेंटिंग का अपमान करना, आप पेशे का अपमान कर रहे हैं और सभी आधिकारिक चित्रकारों को नीचा दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? झांक जुबान ने महज एक सामान्य टिप्पणी की थी और अपने अनादर के लिए माफी भी मांग ली थी। फिर भी दूसरे पक्ष ने यह दावा किया कि वह पेशे और खुद झांक जुबान का अपमान कर रहा है। असहाय महसूस करते हुए झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। सीधी सी बात है, मेरी पेंटिंग को 5 मिलियन सोने के सिक्कों में खरीद लो। अपने हाथ पीठ पीछे रखकर जीमो गोंगजी ने भावहीनता से उसकी ओर देखा। चिंता मत करो, मैं उस पैसे में से एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं वह सारा पैसा पेंटर हॉल के निर्माण में दान कर दूंगा ताकि तुम इसे अपनी गलती का प्रायश्चित समझ सको। 5 मिलियन सोने के सिक्के? झांक जुबान स्तब्ध रह गई। वह तो बस देखने आया था, चलते फिरते एक टिप्पणी की थी, लेकिन दूसरी पार्टी असल में उस पर सौदा थोपना चाहती थी। ये तो एक मजाक है। यहाँ इतने सारे लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं, क्या आप उनसे इसे आपके लिए खरीदने के लिए नहीं कह सकते? क्यों, क्या आप इसे खरीदने को तैयार नहीं हैं? जीमो गोंगजी ने ठंडे लहजे में ताना मारा। लापरवाही से हाथ हिलाते हुए उन्होंने कहा, तुम मना कर सकते हो, लेकिन अभी माफी मांगो और कसम खाओ कि फिर कभी इस गिल्ड में कदम नहीं रखोगे। हमारा पेंटर गिल्ड तुम्हारे जैसे लोगों का स्वागत नहीं करता। क्या तुम अब कभी भी गिल्ड में कदम नहीं रखोगे? झांक जुबान अवाक रह गया। दयालुता से दयालुता नहीं मिलती, दूसरे लोग तो बस आपका फायदा उठाएंगे। यह महज एक सामान्य टिप्पणी थी और उन्होंने माफी भी मांग ली थी, फिर भी दूसरे पक्ष ने इस मामले को जाने देने से इनकार कर दिया। मैं माफी मांग सकता हूं और पेंटर गिल्ड में कभी कदम न रखना भी मुझे मंजूर है। दरअसल मैं आपकी पेंटिंग को 5 मिलियन सोने के सिक्कों में खरीद भी सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपकी पेंटिंग की कीमत उतनी होनी चाहिए। झांक जुबान ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह खिलौना, जिसे कोई भी नौसिखिया चित्रकार बना सकता है, उस कीमत के लायक है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 289। एक क्रूर जानवर के माध्यम से चित्रकारी 3n-1 स्वर के पद का पुस्तकालय। झांक जुबान द्वारा महिलाओं के साथ मचाए गए हंगामे के बाद भीड़ ने उसके आसपास के क्षेत्र को खाली कर दिया, जिससे वह और परिचारक असाधारण रूप से प्रमुखता से दिखाई देने लगे। जब सभी लोग अपनी अपनी बोली लगाने में व्यस्त थे, तब वे दोनों किसी और विषय पर लगातार बातें कर रहे थे। ये देखकर जीमो गोंगजी को बहुत बुरा लगा और उन्हें अपमानित महसूस हुआ। फिर जब उन्होंने ध्यान से उनकी बातें सुनी तो पता चला कि वे उनके काम को नीचा दिखा रहे थे। भला वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? इसलिए उन्होंने तुरंत उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वे स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार को चुनौती दे रहे थे। उसने सोचा था कि इस तरह के सवाल पूछे जाने पर दूसरा पक्ष तुरंत माफी मांग लेगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत दूसरे पक्ष ने पलटवार में ऐसे ही शब्द बोल दिए। एक ऐसा खिलौना जिसे कोई भी नौसिखिया चित्रकार बना सकता है। क्रोधित होकर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। क्या कहा आपने? अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए उससे शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह निकला, जिससे आसपास की हवा में गड़गड़ाहट मच गई। वह वास्तव में पिक्सुए क्षेत्र का विशेषज्ञ था। 20 वर्ष से कम आयु में पिक्सु स्तर प्राप्त कर लेने से यह प्रतीत होता है कि इस जीमी गोंगजी की साधना प्रतिभा चित्रकला की उनकी प्रतिभा से किसी भी तरह कम नहीं थी। हरे वस्त्रधारी सेवक को झांक जुबान से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि जीवंश राजधानी के 3 महान वंशों में से एक था, स्वयं जी गोंगजी एक अत्यंत सम्मानित प्रथम सितारा चित्रकार थे जिनमें अद्भुत एकजुटता की क्षमता थी। उन्हें इस तरह उकसाना क्या मृत्यु को दावत देने के बराबर नहीं था। दूसरे पक्ष को नाराज करना और मार खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि झांग जुवान को चित्रकार संघ से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह चाहे कितनी भी रकम दे दे, एक भी पेंटिंग नहीं खरीद पाएगा। गोंगजी, शांत हो जाओ। बेहतर यही होगा कि तुम माफी मांग लो और हार मान लो। उसने अनजाने में अपने बगल में बैठे युवक के कपड़े खींचे और एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। इसके बाद उसके सामने मौजूद युवक ने सिर हिलाया और बोला, ओह, ये कहना मेरी गलती थी कि कोई भी प्रशिक्षु चित्रकार ऐसी पेंटिंग बना सकता है। ये हुई ना बात। झांग जुवान को अपनी गलती स्वीकार करते हुए सुनकर परिचारक राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी उसने उसके शब्दों का दूसरा भाग सुना। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी और वह सदमे से लगभग बेहोश हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये तो प्रशिक्षु चित्रकारों का अपमान है। इस चित्र के स्तर को देखते हुए एक जंगली जानवर भी इससे बेहतर चित्र बना सकता है। 5 मिलियन कह रहे हो? मैं तो इसे 5 सोने के सिक्कों में भी नहीं खरीदूंगा, झांग जुवान ने कहा। वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी को भी अपने ऊपर हावी होने देगा। क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे होगे। यह अपने आप में ही काफी है कि मैं आपका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब दूसरा पक्ष चित्र बना रहा था तब स्वर्गपथ के पुस्तकालय का उपयोग किए बिना ही उसने अपने विवेक से 7-8 कमियां देख लीं। वह इस साधारण से चित्र को मुफ्त में भी नहीं लेना चाहता था। इसके लिए पैसे देना? मजाक कर रहे हो क्या? खूंखार जानवर, 5 सोने के सिक्के। झांग जुबान ने शांत भाव से बोलना शुरू किया और भीड़ अवाक रह गई। लोग उसे ऐसे घूरने लगे मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। पेंटर गिल्ड में ही एक चित्रकार का अपमान करने का आत्मविश्वास आपको कहाँ से मिला? आप? जीमो गोंगजी इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। एक जंगली जानवर भी इससे बेहतर कर सकता है। मैं इसे 5 सोने के सिक्कों में भी नहीं खरीदूंगा। दूसरी पार्टी को स्पष्ट रूप से उनकी पेशेवर क्षमता पर संदेह था। ठीक है, इस मस्खरे में देखने लायक कुछ खास नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं और बाकी पेंटिंग से देखते हैं। गुस्से में भरे जीमो की बात अनसुनी करते हुए झांग जुबान ने बेपरवाही से मुड़कर जाने की तैयारी की। यद्यपि वह अभी तियानवु साम्राज्य में आया था और राजधानी में उसका कोई रुतबा नहीं था, फिर भी वह एक ऐसा व्यक्ति था जो गुरु शिक्षक की परीक्षा देने वाला था और उसका स्वभाव उपयुक्त होना चाहिए था। यदि दूसरा पक्ष उसके गुरु बनने के बाद उससे ऐसे शब्द कहने का साहस करे तो वह उस पर एक शब्द भी बर्बाद करने के बजाय उसे मौके पर ही कोड़े मारकर मौत के घाट उतार देगा। यह अधिकार और शक्ति एक महान शिक्षक की अनूठी विशेषता है। गुरुओं को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए और जो कोई भी उनका अपमान करने का साहस करता है उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वह महज एक अभिमानी चित्रकार था, फिर भी उसने उस पर अपनी कलाकृति बेचने का दबाव बनाने का साहस किया। झांग जुबान पहले से ही उसके प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था, उसने केवल उसकी कलाकृति की आलोचना की थी। सको वहीं पकाओ। उस व्यक्ति को उसे अपमानित करने के बाद सीधे चले जाने का इरादा देखकर जीमो गोंगजी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह लगभग आग बबूला हो गया। हालांकि गुस्से से आग बबूला होने के बावजूद उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। गहरी सांस लेकर उसने अपने गुस्से को काबू में किया और झांग जुबान को ठंडी निगाहों से देखा। चूंकि आपने इतने आत्मविश्वास से बात की है तो आप चित्रकला के अपने ज्ञान को लेकर काफी आश्वस्त होंगे। फिर क्या आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हैं? पूरा? बिल्कुल सही। हम एक साथ पेंटिंग शुरू करेंगे और पूरा होने के बाद हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमारे काम का मूल्यांकन करे। जिसकी पेंटिंग श्रेष्ठ होगी और जो उच्च स्तर प्राप्त करेगा वही जीतेगा। हारने वाले पक्ष को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और कसम खानी होगी कि वह फिर कभी पेंटर गिल्ड में प्रवेश नहीं करेगा। जीमो गोंगजी की आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। कैसा रहेगा? क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? क्या साथ साथ पेंटिंग शुरू करें? क्या हमारे काम का मूल्यांकन करने के लिए किसी को ढूंढें? क्या आप निश्चित हैं? दूसरे पक्ष के आत्मविश्वास को देखकर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। उन्हें दूसरे पक्ष से प्रतिस्पर्धा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी आज उनके पास पेंटर गिल्ड का दौरा करने के अलावा और कोई काम नहीं था और ऐसा लग रहा था कि अगर वे उनकी चुनौती को अस्वीकार कर देते तो दूसरा पक्ष इस मामले को आसानी से हाथ से जाने नहीं देता। क्यों? क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते? जीमो गोंगजी ने व्यंग्य किया। बात वो नहीं है, बस। झांग जुबान ने अपने हाथ पीठ पीछे रखते हुए असहाय भाव से उसकी ओर देखा। मुझे डर है कि तुम रो पड़ोगे। वुडोंग। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बहुत खूब। फिर पूरा कमरा हंगामे में तब्दील हो गया। तुम किस बात का बखान कर रहे हो? जीमो गोंगजी एक आधिकारिक चित्रकार हैं। तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतनी घमंडी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? उससे मुकाबला करो। उसे एक सच्चे उस्ताद चित्रकार की क्षमता का एहसास होने दो। डॉट डॉट डॉट। वहां मौजूद महिलाओं ने झांग जुबान को गुस्से से घूर कर देखा। हाथ कमर पर रखे उन सभी के मन में झांग जुबान के टुकड़े टुकड़े करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। हमने अहंकारी लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना अहंकारी कभी नहीं देखा। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि जीमो गोंगजी रोएगा? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह तियानवु राजसी नगर में 20 वर्ष की आयु से पहले ही चित्रकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला पहला व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो चित्रकला में अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। क्या तुम्हें डर है कि वह रो देगा? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? पेंटर गिल्ड का नेता? आप? जीमो गोंगजी का शरीर लड़खड़ाया और उसके मुंह से खून लगभग फूट पड़ा। दूसरे पक्ष के शब्द बेहद ही द्वेषपूर्ण थे। वह जानता था कि दूसरे पक्ष से जितना अधिक झगड़ा करेगा, क्रोध से मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तो फिर समय बर्बाद न करें, अपनी प्रतिभा से ही बात करें। इसके बाद मानो उसे डर था कि दूसरा पक्ष पीछे हट सकता है, वह तुरंत मुड़ा और अपने पीछे खड़े एक परिचारक को निर्देश दिए। इसके बाद परिचारक मुड़कर चला गया और कुछ ही देर में 2 बुजुर्गों के साथ वापस आ गया। ये वाइस गिल्ड लीडर चेंग और वाइस गिल्ड लीडर वो हैं। ये 2 स्टार ग्रैंड मास्टर पेंटर हैं, इसलिए इन्हें जज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना?
ये सुनकर कि वे दोनों उपसंघ नेता हैं, झांग जुवान ने तुरंत अपना ध्यान उनकी ओर केंद्रित किया। ये दोनों मास्टर लू चेन की उम्र के आसपास लग रहे थे और इनकी ठुड्डी पर बर्फीली दाढ़ी लगी हुई थी। शायद वर्षों तक चित्रकला में तल्लीन रहने के कारण दोनों का स्वभाव अद्वितीय और परिष्कृत था। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जज कोई भी हो, झांग जुवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया। क्या आप दोनों प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? आगे बढ़ते हुए उप गिल्ड लीडर चेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। परिचारक ने उन्हें यहां आने के रास्ते में हुए संघर्ष के बारे में बताया था। अचानक एक अज्ञात पृष्ठभूमि का युवक प्रकट हुआ और जीमो के सामने घमंडी ढंग से बोलने लगा, जिसके परिणामस्वरूप उन दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों उपसंघ प्रमुख ये देखकर उत्सुक थे कि वह युवक इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है। हाँ, जीमो गोंगजी झुके। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने चित्रकला किससे सीखी? उपगाइड नेता चेंग ने झांग जुवान की ओर मुड़कर पूछा। मैं आसपास के 13 राज्यों के उस्ताद और महाप्रमुख चित्रकारों से परिचित हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं आपके शिक्षक को भी जानता हूँ। मुझे केवल चित्रकला में रुचि है, मेरा कोई शिक्षक नहीं है, झांग जुवान ने कहा। चित्रकला के बारे में उनकी समझ किताबों से आई थी, इसलिए ये सच था कि उनका कोई शिक्षक नहीं था। क्या आपको इसमें रुचि है? क्या आपके पास कोई शिक्षक नहीं है? गिल्ड के उपनेता चेंग और उपनेता वू दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे इस स्थिति को देखकर हैरान रह गए। यद्यपि 9 उच्चतर मार्गों में चित्रकला का स्थान सबसे निचले स्तर पर था, फिर भी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना वास्तविक कौशल सीखना असंभव था। क्या दूसरी पार्टी सिर्फ इसलिए एक नंबर के चित्रकार से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगी क्योंकि उसे चित्रकला में थोड़ी बहुत रुचि है? क्या वह एक महान चित्रकार की क्षमताओं से अनभिज्ञ है या उसके अहंकार ने उसकी तर्कशक्ति को अंधा कर दिया है? चित्रकला एक सुरुचिपूर्ण कला है और इस तरह की प्रतियोगिता शिष्टाचार का उल्लंघन होगी। यदि आप दोनों के बीच कोई मतभेद है तो उसे निजी तौर पर सुलझाना ही बेहतर होगा। प्रतियोगिता के माध्यम से सुलझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उप गिल्ड लीडर वू ने दोनों को समझाने की कोशिश की। चित्रकला एक परिष्कृत कला है और इसे किसी प्रतियोगिता के लिए उपयोग करना एक परिष्कृत चित्रकार के लिए अशोभनीय है। मैं दोनों महान विद्वानों से निवेदन करता हूं कि वे हमें और अधिक समझाने का प्रयास न करें। विद्वान लोग साहित्य के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि चित्रकार के रूप में हमें अपना गौरव बनाए रखना चाहिए। इस व्यक्ति ने चित्रकला का अपमान करने का साहस किया है। यदि आज मेरा उससे आमना सामना नहीं हुआ तो मैं चुप नहीं बैठ पाऊंगा। झांग जुवान के कुछ बोलने से पहले ही जीमो गोंगजी बोल चुके थे। इस आदमी का दावा था कि नौसिखिए चित्रकार और जंगली जानवर भी उससे बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आज उसे सबक नहीं सिखाया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और भविष्य में वह किसी से भी मिलने में शर्म महसूस करेगा। यह जीमो को इस मामले पर अड़ा देखकर दोनों उपसंघ प्रमुखों ने झांग जुवान की ओर रुख किया, लेकिन उसने केवल लापरवाही से सिर हिलाया। अगर वह प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो ठीक है। ठीक है फिर। ये देखकर कि दोनों पक्ष प्रतियोगिता के लिए सहमत हो गए थे और उन्हें मनाना असंभव था, दोनों उपसंघ प्रमुखों को इस बात पर सहमत होना पड़ा। चूंकि आप दोनों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का फैसला कर लिया है तो हम निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। नियम सरल हैं, समय सीमा 2 घंटे है और जिसकी पेंटिंग उच्च स्तर की होगी उसे विजेता घोषित किया जाएगा। यदि दोनों पेंटिंग समान स्तर की हैं तो जिसने सबसे कम समय लिया होगा वही विजेता होगा। कला में श्रेष्ठ या निम्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती और हर किसी की पसंद और रुचि अलग अलग होती है, इसलिए यह तय करना असंभव है कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ है या निम्न। हालांकि चूंकि पेंटिंग के अलग अलग स्तर होते हैं, इसलिए वे इसका उपयोग अपने पेंटिंग कौशल का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए एक मानदंड के रूप में कर सकते हैं। चलो शुरू करें। प्रतियोगिता के नियम तय हो जाने और प्रतियोगिता में शामिल दोनों पक्षों के बीच कोई असहमति न होने के कारण कुछ प्रशिक्षु चित्रकारों ने ब्रश, स्याही की टिकिया और कागज के साथ 2 मेजें सजाना शुरू कर दिया। विषय को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जो चाहें चित्रित करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन दोनों को अपने अपने पदों पर आसीन देखकर उप गिल्ड लीडर वू ने कहा। हाँ, जीमो गोंगजी ने सिर हिलाया। क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं थे, इसलिए वह अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार पेंटिंग करने का विकल्प चुन सकता था। पहले वह जिन पहाड़ों और नदियों के चित्र बनाता था उनमें वह उतना कुशल नहीं था। अगर वह अपनी सबसे निपुणता वाली कला का चित्र बनाए तो वह निश्चित रूप से तीसरे स्तर का चित्र बना सकता था। वह भी अभी एक स्टार पेंटर बना ही था और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर की तलाश में था, तभी यह शख्स अचानक कहीं से प्रकट हो गया। नींद आने की तीव्र इच्छा होने पर तकिया मिलना वाली कहावत इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। झांग जुवान का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ, अन्यथा जीमो इस मामले को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने की हद तक नहीं जाती। ठीक है, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, आप अब शुरू कर सकते हैं। चूंकि दोनों को नियमों से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए गिल्ड के उपनेता वू ने हाथ हिलाकर उन्हें शुरू करने का इशारा किया। ठीक है, जीमो गोंगजी ने ठंडी आवाज में नाक से कुड़ी। एक झटके में उसने ब्रश उठाया, उसे स्याही में डुबोया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस बार अधिक निर्णायक जीत हासिल करने के लिए उन्होंने कई शानदार तकनीकों का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना, जिससे उन्हें दर्शकों से जोरदार तालियां मिलीं। क्या आप सभी को लगता है कि जीमो गोंगजी जीतेंगे? बिल्कुल, जी गोंगजी युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार हैं। यहाँ तक कि गिल्ड के नेता ने भी कहा है कि भविष्य में उनके द्वारा उनका पदभार संभालने की पूरी संभावना है। भला वह एक देहाती से कैसे हार सकते हैं? ये सच है। अरे, जी गोंगजी ने तो चित्र बनाना शुरू ही कर दिया है, लेकिन वह देहाती गंवार अभी भी यूं ही क्यों खड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बातें उसके कामों से ज्यादा जोरदार हों और उसे चित्रकारी बिल्कुल भी ना आती हो? ये सचमुच सच हो सकता है। देखो, वह बिल्कुल स्थिर है। जीमो गोंगजी के मनमोहक ब्रश स्ट्रोक से मंत्रमुग्ध होकर हर कोई उत्साहपूर्वक जीमो गोंगजी के बारे में चर्चा कर रहा था और केवल इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि जिस युवा कलाकार के साथ वह प्रतिस्पर्धा कर रहा था वह वहीं पर बिना हिले डुले खड़ा था। उसके चेहरे के भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुविधा में फंसा हुआ है। क्या कुछ गलत है? क्या आपको कोई ऐसी समस्या है जिसे आप व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करते हैं? बेझिझक बोलें। उन्हें इस हालत में देखकर उप गाइड लीडर वू ने पूछा। ओह, बात कुछ ऐसी है। झांग जुवान ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। मैं इस बारे में सोच रहा था।
अगर मैं सिर्फ चित्रकारी करके उसे हरा दूं तो मैं उसे धमका रहा हूँगा। चूंकि मैंने दावा किया है कि एक खूंखार जानवर भी उससे बेहतर चित्रकारी कर सकता है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या यहाँ कोई खूंखार जानवर है? क्या मैं उनमें से एक उधार ले सकता हूँ? निश्चिंत रहें, चित्रकारी पूरी होने के बाद मैं उसे आपको लौटा दूंगा। क्या वह जीमो गोंगोजी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक खूंखार जानवर का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है? अरे बाप रे, मुझे तो बस सुनाई दे रहा है। सभी लोग अचंभित रह गए और उस आदमी को ऐसे घूरने लगे मानो वह पागल हो। यद्यपि जंगली जानवरों में बुद्धि होती है, फिर भी वह मनुष्य विचारों की तुलना में नगण्य है। अतः किसी जंगली जानवर के लिए चित्रकारी करना असंभव है। एक चित्रकला प्रतियोगिता में एक खूंखार जानवर का मुकाबला एक आधिकारिक चित्रकार से कराना, वह कैसे संभव है? आप हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे। अगर वे यहाँ मौजूद नहीं भी होते तो भी अगर वे इसे अपनी आंखों से देख और सुन पाते तो वे यही सोचते कि वह व्यक्ति पागल है। दरअसल भले ही वे स्वयं यहाँ आकर स्थिति को देख रहे थे, फिर भी उन्हें उसकी मानसिक स्थिति पर संदेह था। जब सब लोग स्तब्ध थे तब जीमो गोंगजी का शरीर कांप रहा था। उसके सिर के चारों ओर 10,000 काल्पनिक दिव्य जीव मंडरा रहे थे और उसने लगभग अपना ब्रश दूसरे पक्ष के चेहरे पर फेंक दिया था। उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक क्रूर जानवर की तलाश करना। अरे, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं हूँ? उसने सोचा था कि परिणाम घोषित होने के बाद वह दूसरे पक्ष को अपमानित करने में सक्षम होगा, लेकिन पेंटिंग अभी शुरू ही हुई थी कि दूसरे पक्ष की अवमानना ने उसकी त्वचा को झुलसा दिया था। अगर वह व्यक्ति सचमुच किसी खूंखार जानवर से जीत जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक जानवर से हीन हूँ? अगर मैं जीत भी जाऊं तो इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि मैं एक दरिंदे से बेहतर हूं। बिल्ली। जीमो गोंगजी को लगा कि उसके मुंह में खून उमड़ रहा है और वह टूटकर बिखरने वाला है। खांसी, भले ही जंगली जानवरों में बुद्धि होती है, लेकिन वे चित्रकारी करने में असमर्थ हैं। क्या आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? उपगाइड नेता वो भी उस युवक के अनुरोध पर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक बार फिर उससे पूछा। उसने लोगों को अधिक समय तक चलने वाली सामग्री, बेहतर गुणवत्ता वाले कागज, बेहतर गुणवत्ता वाली स्याही आदि की मांग करते देखा था। इन अनगिनत अनुरोधों में से उसने कभी किसी को एक खूंखार जानवर की मांग करते नहीं देखा था। क्या आपको यकीन है कि यह कोई मजाक नहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। झांग जुबान ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। वह आसानी से 5वें स्तर की कलाकृति बना सकता है। यदि वह चित्रकार की परीक्षा देता है तो भले ही वह 3 स्टार तक न पहुंच पाए, फिर भी वह कम से कम 2 स्टार स्तर का चित्रकार बन जाएगा। ऐसी क्षमता के साथ उनके लिए प्रथम श्रेणी की चित्रकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एक युवा साथी के साथ प्रतिस्पर्धा करना कमजोर को धमकाने के समान होगा। अगर वह जीत भी जाए तो भी यह सम्मानजनक नहीं होगा। हालांकि अपनी बात पर अड़े रहने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसलिए झांग जुबान ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई जंगली जानवर न हो, या फिर जंगली जानवर की तलाश करना बहुत मुश्किल काम है? आखिरकार ये चित्रकार संघ है, न कि पशुशाला। क्या ऐसा हो सकता है कि तियानवु शाही शहर में खूंखार जानवर मिलना मुश्किल हो? कठिन। सभी लड़खड़ा गए। ये तो मुख्य मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि एक क्रूर जानवर चित्र बनाने में सक्षम कैसे हो सकता है? अभिमानी। जबकि उपगाइड नेता वो असमंजस में थे, उपगाइड नेता चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी आस्तीनें झटक दी। वह कई दशकों से चित्रकला में डूबे हुए थे और इस कला की कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे। किसी खूंखार जानवर का उपयोग करके चित्रकारी करने में किसी आधिकारिक चित्रकार को मात देने की इच्छा रखना, यह एक बेहद अहंकारी विचार था। शुरू में तो उसने सोचा था कि ये 2 उत्कृष्ट युवाओं के बीच एक साहसिक लड़ाई होगी, लेकिन ये सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक इतना अहंकारी होगा। क्यों न मैं बाहर जाकर आसपास देखूं। मुझे पता है कि आसपास कोई जंगली खूंखार जानवर है। लगातार बनी हुई असहजता को भांपते हुए हरे वस्त्र पहने परिचारक ने बोलने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। जारी रखें, झांग जुबान ने इशारा किया। हाँ, हरे वस्त्रधारी सेवक तुरंत बाहर भागा और थोड़ी देर में एक खूंखार जानवर को अपनी बाहों में लिए हुए वापस आ गया। इसे खूंखार जानवर कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि यह एक जंगली जानवर था। घरों में पाले जाने वाले कुत्तों और बिल्लियों की तरह इसमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। इसे यहाँ क्यों लाया गया था, इस बात से अनभिज्ञ इसके चेहरे पर उलझन का भाव था। उस खूंखार जानवर को पाकर झांग जुबान ने उस पर सरसरी नजर डाली। हालांकि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी और उसके पास नखरे करने का समय नहीं था। अब विश्व विशेषज्ञ की क्षमताओं को आजमाने का समय आ गया है। उस खूंखार जानवर को अपनी बाहों में लिए हुए झांग जुबान ने सोचा। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ ऐसी शर्त लगाने की हिम्मत क्यों की, जिसमें उसने दावा किया कि वह अपनी पेंटिंग बनाने के लिए एक खूंखार जानवर का इस्तेमाल करेगा, तो यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह अहंकारी था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके पास कुछ गुप्त रणनीति थी। यदि किसी जंगली जानवर को भी वश में कर लिया जाए तो भी उसके लिए अपने मालिक की हर बात मानना असंभव है। यदि कोई ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता है जो दूसरे स्तर से भी ऊपर हो, तो वह ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकता जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। पेंटिंग बनाने की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है। 2 सितारा पशु प्रशिक्षक होने के नाते उसके लिए एक हिंसक पशु की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित करना असंभव था। हालांकि विश्वकक्ष की यात्रा के बाद स्थिति बदल गई थी। पॉइजन हॉल में 10 दिनों के अध्ययन के बाद झांग जुबान न केवल पॉइजन बॉडी को विकसित करने में सफल रहा, बल्कि जहर पर उसकी महारत भी 2 स्टार पॉइजन मास्टर के स्तर तक पहुंच गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्वरपत झेंकी का एक अतिरिक्त उपयोग भी मिल गया था। अब वह एक ही विचार से इसे टॉनिक में और दूसरे विचार से इसे घातक जहर में परिवर्तित कर सकता है। हेवनपात झेंकी एक आदर्श उपकरण साबित हुआ, जिसकी मदद से वह केवल अपने दिमाग का उपयोग करके एक खूंखार जानवर की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था। अपने हाथ फैलाकर उसने अपने आलिंगन में मौजूद उस क्रूर जानवर की नसों में स्वरपत की झेंकी ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया। फिर उसने सहज इच्छाशक्ति से उसे तुरंत उसके पूरे शरीर के विभिन्न स्पर्श बिंदुओं में वितरित कर दिया। शुरू करने का समय आ गया है।
अब जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी तो उसने उस खूंखार जानवर को स्याही में लोटपोट होने के लिए कहा और फिर लापरवाही से उसे बड़े से जुबान कागज के टुकड़े पर फेंक दिया। क्या वह सचमुच उस खूंखार जानवर से अपने लिए चित्र बनवा रहा है? मैं देखना चाहूंगा कि वह किस तरह की पेंटिंग बना सकता है। मैंने इस खूंखार जानवर को देखा है और इसमें जरा भी बुद्धि नहीं है। ये भला किस तरह की पेंटिंग बना सकता है? डॉट डॉट डॉट। ये देखकर कि झांक जुबान मजाक नहीं कर रहा था और उसने उस खूंखार जानवर को स्याही में भिगोकर उसे जुबान पेपर पर खड़ा कर दिया था, भीड़ में हंगामा मच गया। किसी क्रूर जानवर से चित्र बनवाना और एक आधिकारिक चित्रकार के खिलाफ जीत हासिल करना। भाई, क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो या फिर कोई शरारत कर रहे हो? बेहद हास्यास्पद। उपगाइड नेता चेंग का चेहरा दृढ़ हो गया। चित्रकला एक सम्मानजनक और परिष्कृत पेशा है। स्याही उछालते हुए एक जंगली जानवर को चित्रकला कहना स्पष्ट रूप से उकसावे का कार्य है। उसने प्रतियोगिता समाप्त होते ही इस व्यक्ति को बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। वह चित्रकला को इस तरह अपमानित होने नहीं दे सकता था। मन ही मन असंतुष्ट महसूस करते हुए वह गुस्से से झांक जुबान को घूर रहा था, तभी उपगाइड लीडर वू के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। कुछ गड़बड़ है चेंग फेंग, देखो क्या हुआ। उसने मुड़कर अपने पुराने दोस्त की ओर देखा तो पाया कि वह युवक की पेंटिंग को हैरानी से घूर रहा था। भौहें चढ़ाते हुए उपगाइड नेता चेंग फेंग ने भी अपना सिर घुमाया और एक ही नज़र में वह स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? जुबान पेपर पर बना वह क्रूर जानवर एक पल के लिए झिझका और फिर उस पर धीरे धीरे चलने लगा। अपने पीछे एक के बाद एक बेर के फूल छोड़ता चला गया। उन बेर के फूलों के निशानों का कोई विशिष्ट पैटर्न नहीं था, लेकिन वे एक सीधी रेखा में फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वे किसी आकारहीन बेल से लटके हुए हों। स्याही से लथपथ एक बुद्धिहीन जंगली जानवर को छोड़े जाते ही भाग जाना चाहिए था, है ना? वह कागज पर बिना किसी आभास के धीरे धीरे क्यों चल रहा था? यह एक प्रकार की पशु वश में करने की तकनीक है। उपगाइड नेता वू की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। ये सही है। अपने पुराने दोस्त की बातें सुनकर चेंग फेंग को एक बात समझ में आई। वह खूंखार जानवर न तो भागा और न ही इधर उधर दौड़ा, बल्कि कागज पर सीधी रेखा में चला। इससे पता चलता है कि वह किसी के आदेश सुन रहा था और किसी खूंखार जानवर को तुरंत आदेश मानने के लिए मजबूर कर पाना, ये तो किसी बेहद उन्नत पशु वशीकरण तकनीक का ही प्रयोग होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बेहद युवा लड़का जानवरों को वश में करने वाला हो? लेकिन अगर उसमें किसी खूंखार जानवर को वश में करने की क्षमता है तो क्या फर्क पड़ता है? ये पच्चीन कितने भी साफ सुथरे क्यों ना हो, ये कोई पेंटिंग तो नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसका वास्तविकता का चित्रण और आध्यात्मिक कलाकृति की श्रेणी में आना असंभव है। चेंग फेंग हैरान था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि वास्तविकता का चित्रण चित्रकला का केवल पहला स्तर था, फिर भी अनगिनत प्रशिक्षुओं और चित्रकला के दीवानों को कई वर्षों तक और कभी कभी तो कई दशकों तक भी इससे वंचित रहना पड़ा, इससे पहले कि वे इसे हासिल कर सकें। तो क्या हुआ अगर वह नौजवान पशु प्रशिक्षकों की तकनीकों का उपयोग करके एक खूंखार जानवर की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है? जंगली स्वभाव के प्राणी होने के नाते उनके लिए चित्रकला में किसी भी प्रकार की भावना या कलात्मक कल्पना को शामिल करना असंभव है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी कठपुतली को नियंत्रित करना, कलाकृति में आत्मा डालना असंभव है। आप सही कह रहे हैं। उपसंघ नेता ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें ये जानने की भी उत्सुकता थी कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। ठोस। जैसे ही वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि वह युवक उन्हें किस प्रकार का चित्र दिखाएगा, तभी जुबान पेपर पर आगे बढ़ रहा वह क्रूर जानवर अचानक नीचे गिर गया और उसके शरीर पर लगी स्याही ने कागज के एक हिस्से को काला कर दिया। लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। शुरुआत में उस खूंखार जानवर के पैरों से बने बेर के फूल देखने में अच्छे लग रहे थे, मानो किसी सुंदर चित्रकारी का नमूना हो। हालांकि चेंग फेंग को नहीं लगता था कि वह नौजवान उस खूंखार जानवर के साथ कुछ खास कर पाएगा, फिर भी यह एक अनोखी रचना थी। लेकिन गिरते ही पूरी पेंटिंग तुरंत बर्बाद हो गई। यानी वह पेंटिंग कबाड़ में बदल चुकी थी। सचमुच ये कैसे संभव है कि एक क्रूर जानवर चित्र बना सकता है? चेंग फेंग ने गुस्से से कहा। आप सही कह रहे हैं। उपगाइड नेता वू ने सहमति जताई। उन्होंने सिर हिलाते हुए इस ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति को नजरअंदाज करना चुना और इसके बजाय जीमो गोंगजी की ओर मुड़ गए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद की जाती है। हालांकि कुछ क्षण पहले वह बेहद क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने उन भावनाओं को अपनी चित्रकला में बाधा नहीं बनने दिया। ब्रश की तेज गति से चित्र की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। फूलों के एक समूह के बीच एक चमेली का फूल शान से खड़ा था। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने बाकी फूल फीके पड़ गए, मानो वह किसी सम्राट का प्रतीक हो। फूलों का राजा पियोनी है और उनकी पेंटिंग ने पियोनी के परिष्कृत और गौरवशाली स्वभाव को बखूबी दर्शाया है, जिसके सामने आसपास के सभी फूल झुक जाते हैं। पेंटिंग पूरी होते ही संभवतः तीसरे स्तर संवेगित इरादे को प्राप्त कर लेगी। चेंग फेंग की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, जीमो वाकई एक होनहार प्रतिभा है। अगर हम उसे अच्छे से प्रशिक्षित करें तो हो सकता है कि हमारे संघ में एक महान व्यक्तित्व उभरकर सामने आए। उप गिल्ड मास्टर वू ने सहमति में सिर हिलाया। 2 सितारा चित्रकार होने के नाते वे चित्रकला में निपुण थे। यद्यपि जीमो गोंगजी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे उसकी रूपरेखा देखकर ही कुछ बातें बता सकते थे। ये पेंटिंग पहाड़ और धारा के किनारे की हवा वाली पेंटिंग से कहीं अधिक उत्कृष्ट थी और इसके पीछे की कल्पना भी कहीं अधिक उच्च कोटि की थी। यदि इसमें कोई बड़ी खामी न हो तो यह निश्चित रूप से भावनात्मक भावों से ओतप्रोत की श्रेणी में आ जाएगी। यदि यह इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के तहत सबसे बुनियादी मानक भी होता तो भी एक स्टार पेंटर बनने के बावजूद तीसरे स्तर की पेंटिंग बनाने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि जीमो गोंगजी वास्तव में प्रतिभाशाली थे। देखो, जीमो गोंगजी की पेंटिंग लगभग पूरी होने वाली है। कितना सुंदर पेओनी फूल है। मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद आई। ये बहुत ही खूबसूरत है। डॉट डॉट डॉट। दोनों उपसंघ प्रमुख अभी बातचीत कर ही रहे थे कि जीमो गोंगजी ने अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। उनकी ब्रश तेजी से कागज पर चलने लगी और सबके सामने एक मनमोहक फूल की आकृति उभर आई। फिर हाथों के हल्के झटके के साथ अंतिम प्रहार पूरा हुआ। बहुत खूब। चित्र पूरा होते ही फूलों की मीठी सुगंध हर किसी की नाक में समा गई, मानो वे फूलों के बगीचे में आ गए हों।
भीड़ के बीच एक अकेला चमेली का फूल गर्व से खड़ा था, जो आसपास के सभी फूलों को फीका कर रहा था। ये तीसरे स्तर की पेंटिंग है। ये तो इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के स्तर तक पहुंच गया है, अविश्वसनीय। मैं पहले ही कह चुका हूं, जीमो गोमजी भला कैसे हार सकता है। ... वहां मौजूद अधिकांश लोग या तो पेंटिंग खरीदने आए थे या जीमो के प्रशंसक थे, और स्वाभाविक रूप से उन्हें पेंटिंग की कुछ समझ भी थी। हो सकता है कि पेंटिंग बनाते समय वे उसके स्तर का अंदाजा न लगा पाए हों, लेकिन पूरा होने पर जो प्रभाव पड़ा उससे वे उसे तुरंत पहचान गए। यहाँ तक कि एक स्टार चित्रकार भी हर बार पेंटिंग करते समय इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस के स्तर की पेंटिंग बनाने में असमर्थ होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर, और उससे भी बढ़कर किसी प्रतियोगिता में, किसी ऐसी चीज़ का निर्माण होते देखना और भी दुर्लभ था। मैंने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली है। अपना ब्रश एक तरफ फेंककर जीमो गोमजी ने अपनी पूरी की हुई रचना को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। किसी महिला का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका फूलों की चित्रकारी करना था। चमेली का फूल फूलों का राजा था, इसलिए उसने इसे बनाने का खूब अभ्यास किया। वह शायद ये सुनिश्चित न कर पाए कि उसकी कोई और रचना तीसरे स्तर तक पहुंच पाएगी, लेकिन उसने इस चित्र का 1000 से भी अधिक बार अभ्यास किया था। अगर वह इसे बनाता तो 10 में से 9 बार वह भावपूर्ण इरादों का चित्र होता। स्पष्टतः इस बार भी इसने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि यह उस स्तर तक पहुंच गया था जिसकी उन्हें इच्छा थी। यहाँ तक कि कुछ प्रथम श्रेणी के चित्रकार, जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक चित्रकला में अपना जीवन व्यतीत किया हो, उनके लिए भी तृतीय स्तर की पेंटिंग बनाना कठिन होता। प्रथम श्रेणी का चित्रकार होते हुए भी इतनी आसानी से इस स्तर की पेंटिंग बना लेना, द्वंद्वयुद्ध के परिणाम की परवाह किए बिना नाम कमाने का उनका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था। तुमने अभी अभी बहुत ही घमंडी रवैया अपनाया, चलो देखते हैं कि तुम क्या चित्रित करने में सक्षम हो। ठंडी सी झंझनाहट के साथ मोजी ने अपनी कलाकृति नीचे रख दी और झांक जुबान की ओर मुड़ गया। इसी क्षण वह खूंखार जानवर अंततः जुबान पे से कूद गया। क्योंकि उस खूंखार जानवर पर अत्यधिक स्याही लगी हुई थी, इसलिए पेंटिंग, जिसमें जानवर द्वारा छोड़े गए बेर के फूलों के पत्ते और उसके गिरने से बना धब्बा भी शामिल था, बुरी तरह से धुंधली हो गई थी। अब तक भी स्याही सूखी नहीं है और पूरी पेंटिंग स्याही के पानी से चमक रही है। विशेषकर उस पैच के लिए जो पहले हुए पतन के कारण बना था। खूंखार जानवर के सख्त फर के कारण एक अराजक गड़बड़ी पैदा हो गई थी। क्या यही वो खूंखार जानवर की पेंटिंग है जिसके बारे में आपने बात की थी? हाँ, कितना मजेदार है। जीमो गोमजी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, मानो उनका जबड़ा ही टूट गया हो। उसने सोचा कि चून की दूसरी पार्टी ने अभी अभी इतना घमंड दिखाया है, तो वह सचमुच एक क्रूर जानवर के माध्यम से कुछ प्रभावशाली चित्र बना पाएगा। फिर भी ये सोचकर कि उसकी क्षमता बस इतनी ही थी। क्या आप इसे पेंटिंग कहते हैं? कागज पर स्याही को बेतरतीब ढंग से फेंकना भी इससे कहीं बेहतर होगा। ये क्या बकवास कर रहा है? जी गोंगजी से मुकाबला करने की हिम्मत करना तो वाकई हास्यास्पद है। अगर आप इसे पेंटिंग कहेंगे तो क्या मुझे भी चित्रकार नहीं माना जाएगा? अज्ञानी व्यक्ति, देखते हैं बाद में तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करते हो। जीमो की हंसी सुनकर भीड़ ने अपनी निगाहें झांक जुबान की ओर घुमाईं और उनके चेहरों पर तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाई दिए। क्या स्याही के बेतरतीब ढंग से गिरने को चित्रकला माना जा सकता है? क्या मजाक! क्या आपकी पेंटिंग पूरी हो गई है? भीड़ की चर्चा को रोकने के लिए हाथ उठाते हुए उप गिल्ड लीडर वू ने झांक जुबान की ओर मुड़कर देखा। ओह, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। इस क्षण झांक जुबान ने राहत की सांस ली। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। विशाला में विष पर लिखी पुस्तकों को पढ़ने के बाद झांक जुबान ने स्वरपत के जेनकी को एक ही विचार से टॉनिक या विष में बदलने की क्षमता प्राप्त कर ली थी। वह गुप्त रूप से उस क्रूर जानवर को अपने जेन की ऊर्जा का उपयोग करके नियंत्रित कर रहा था, जिसे उसने उसके शरीर में छोड़ दिया था, और उसे कागज पर लिखी अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य कर रहा था। हालांकि केवल 10 मिनट ही बीते थे, लेकिन यह उसकी आत्मा को थका देने और उसे दुर्बलता की स्थिति में पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। लगता है मेरी साधना अभी भी बहुत कमजोर है, झांक जुबान ने विलाप किया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए अपनी जेन की ऊर्जा को पंप करना शुरू कर दिया। वह जंगली जानवर में डाली गई जेन की ऊर्जा को जहर या टॉनिक में परिवर्तित कर रहा था, ताकि उसके स्पर्श बिंदुओं को उत्तेजित करके उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। हालांकि यह सुनने में सरल लगता था, लेकिन इसके लिए आत्मा की गहराई की बहुत आवश्यकता थी। अगर झांक जुबान की आत्मा की गहराई 5.0 से अधिक न होती तो यह एक असंभव कार्य होता। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खूंखार जानवर बेहद निम्न स्तर का था, जिससे उसे वश में करना आसान था। अगर वह इससे भी अधिक शक्तिशाली खूंखार जानवर होता तो झांक जुबान की वर्तमान साधना को देखते हुए उसे वश में करना असंभव होता। लगभग हो गया। गिल्ड के उपनेता वू के चेहरे पर निराशा के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। वह सोच रहा था कि वह नौजवान किस तरह की अद्भुत पेंटिंग बना सकता है, लेकिन ये सोचकर उसे आश्चर्य हुआ कि यही वह पेंटिंग होगी। ठीक है, चूंकि जीमो की पेंटिंग पूरी हो चुकी है और इस युवा कलाकार की पेंटिंग लगभग तैयार है, तो चलिए सीधे परिणाम घोषित कर देते हैं। गिल्ड के उपनेता चेंग फेंग ने कहा। ठीक है, उपसंघ नेता वू ने सिर हिलाया। जीमो गोंगजी की कृति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, चित्रकार जी की बनाई हुई चमेली की आकृति आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा में हलचल पैदा करती है और इसमें एक गहरी कलात्मक अवधारणा झलकती है। निस्संदेह ये चित्रकला के तीसरे स्तर, भावपूर्ण आशय तक पहुंच चुकी है। इसके बाद उन्होंने झांक जुबान की कृति की ओर रुख करते हुए कहा, इस चित्र का अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी राय में इसका कोई अर्थ ही नहीं है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उप गिल्ड लीडर वू ने आगे कहा, इसलिए मेरा फैसला यह है कि ये पेंटर जी की जीत है। मैं वाइस गिल्ड लीडर वू की राय से सहमत हूँ। उपगाइड नेता चेंग फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जीत गया। जजों से नतीजे सुनकर जीमो गोंगजी ने झांक जुबान की ओर मुड़कर ताना मारा, चूंकि नतीजे आ चुके हैं तो क्या तुम घुटने टेक कर अपने पैरों पर खड़े होकर भाग जाओगे, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें चित्रकार संघ से बाहर निकाल दूं? प्रतियोगिता से पहले उन्होंने ये तय किया था कि हारने वाला पेंटर गिल्ड छोड़ने से पहले दूसरे पक्ष के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा और फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। अब जबकि झांक जुबान हार चुका था तो वह इस मामले को यूं ही कैसे नजरअंदाज कर सकता था।
यह झांक जुबान पर दबाव डालते हुए जीमो के चेहरे पर दिख रहे क्रूर भाव को देखकर दोनों उपसंघ प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। शुरू में तो उन्होंने दोनों के बीच मध्यस्थता करने का इरादा किया था, लेकिन अंततः उन्होंने सिर हिलाकर इस मामले से दूर रहने का फैसला किया। इस विदेशी लड़के ने अपने स्थान पर एक खूंखार जानवर से पेंटिंग करवाकर चित्रकला का घोर अपमान किया था और उन दोनों ने सोचा कि उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अन्यथा क्या इसका अर्थ यह नहीं होगा कि चित्रकार संघ का अपमान करने पर कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता? अरे आपने तो यूं ही फैसला सुना दिया। कुछ देर आराम करने के बाद झांक जुबान को आखिरकार कुछ ताकत मिली। जीमो गोंदोजी के प्रसन्नता भरे शब्दों को सुनकर उसने अपना सिर उठाया। क्यों, क्या आप दोनों उपसंघीय नेताओं के फैसले को मानने से इनकार करते हैं? जीमो हरम्फ कोरली, दोनों उप गिल्ड लीडर 2 स्टार पेंटर हैं और मुझे उनकी पेंटिंग की समझ पर पूरा भरोसा है। बस इतना ही, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, मैंने कभी नहीं कहा कि यह पूरा हो गया है। झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि आपका काम अधूरा है? तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप ब्रश उठाकर पेंटिंग जारी रखने का इरादा रखते हैं? जीमो गोंदोजी अचंभित रह गए। चूंकि मैंने कहा था कि यह एक क्रूर जानवर का चित्र है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा। बस इस चित्र में एक अंतिम चरण की कमी है। झांक जुबान मुस्कुराए। एक अंतिम चरण? पूरी भीड़ चौंक गई। आपने उस खूंखार जानवर के माध्यम से जो पेंटिंग बनाई है वह इतनी घटिया है, क्या आपको लगता है कि कुछ अंतिम सुधार करने से कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो क्या आपको लगता है कि निष्कर्ष को वास्तव में बदला जा सकता है? मुझे लगता है कि वह हार मानने को तैयार ही नहीं है। हारने के बावजूद शेखी बघरना, भला दुनिया में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? बेशर्म, सभी लोग शोर मचाने लगे और चारों ओर से झांक जुबान पर घृणा भरी निगाहें पड़ने लगीं। क्या आप बहुत ही घमंडी व्यवहार नहीं कर रहे थे? आपका अंत नजदीक आ रहा है, फिर भी आप नाटक क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि उप गिल्ड लीडर चेंग और उप गिल्ड लीडर वो भी असमंजस में थे। ये कागज के ऊपर स्याही और पानी की एक पतली परत मात्र है। बिना ब्रश का इस्तेमाल किए क्या सचमुच इसे पेंटिंग में बदलने का कोई तरीका है? आप कहते हैं कि इसके पूरा होने से पहले एक अंतिम चरण बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि आपको क्या कहना है। जीमो गोंगजी ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। अपने आसपास के शोरगुल की परवाह न करते हुए झांक जुबान पेंटिंग के पास गया, जुबान पेपर को कोने से पकड़ा और उसे हल्के से हिलाया। जागो, पेंटिंग की सतह पर मौजूद स्याही का पानी नीचे बह गया और पूरी पेंटिंग को रंग दिया। ठीक है, मैंने अपना अंतिम चरण पूरा कर लिया है। झांक जुबान ने जुबान के कागज को लापरवाही से वापस मेज पर रखते हुए मुस्कुराया। बस इतना ही। सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें लगा था कि उस नौजवान का आखिरी कदम कोई अद्भुत करतब होगा, लेकिन ये सोचकर उन्हें बहुत हैरानी हुई कि वह सिर्फ एक हल्का सा हिलना डुलना होगा। एक पल के लिए वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। रुको, कुछ गड़बड़ है। देखो, वे लोग अभी सोच ही रहे थे कि वह आदमी क्या कर रहा है, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति अचानक चिल्ला उठा। आवाज सुनते ही उप गिल्ड लीडर चेंग और उप गिल्ड लीडर वू ने जुबान पेपर की ओर देखा। पल भर में उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ क्षण बाद उनके मुख से अविश्वास भरे शब्द निकल पड़े। ये कैसे कैसे संभव है? अध्याय 290। क्या ये ड्रॉ रहा? स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। झांक जुबान के हल्के से हिलाने पर जुबान कागज पर स्याही बह गई। उस क्रूर जानवर के छोड़े गए अनगिनत पदचिह्न एक गहरे रंग की रेखा से जुड़ गए, जिससे अभिमानी और अडिग बेर के फूलों का चित्र बन गया। स्याही के बहने से बना वह भाग एक काले सूखे पेड़ की छाल जैसा दिखता था, जिस पर कहीं कहीं बेर के फूल खिले हुए थे। दूर से देखने पर यह चित्र काफी उजाड़ लगता था, मानो भीषण सर्दी पड़ गई हो। जिस स्थान पर वह खूंखार जानवर गिरा था वहां 2 चमकदार चट्टानें बन गईं और उसके फर द्वारा छोड़े गए निशानों ने चट्टान की सतह पर अलग अलग गहराई वाली लकीरें बना दी। चट्टानों की दरारों से बेर के फूल उग रहे थे। कड़ाके की ठंड में भी वे शान से खड़े थे। जीमो गोंदोजी ने फूलों के एक खेत का उपयोग करके चमेली के फूलों की भव्यता को और भी निखार दिया था। दूसरी ओर इन बेर के फूलों की तुलना में कोई और फूल नहीं था, फिर भी कोई भी इसकी उस शान को महसूस किए बिना नहीं रह सकता था, जिसे चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी और जिसके सामने खड़े होने से कोई डरता नहीं था। श्रेष्ठता हासिल करने की मंशा के बिना भी यह अन्य सभी फूलों की चमक को पार करने में सक्षम था। इस फूल को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई चित्रकार दुनिया के किनारे अकेला खड़ा हो। तो क्या हुआ अगर वे मुझे नजरअंदाज कर दें? तो क्या हुआ अगर वे मुझे न समझें? मेरी बस यही इच्छा है कि मैं गर्व से खड़ा रहूं और अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा रहूं। मैं क्यों रो रही हूं? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे दुनिया समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी वह पीछे हटने के जरा भी इरादे के बिना बहादुरी से आगे बढ़ता रहा। क्या ये चित्रकला का तीसरा स्तर है, इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस? जरूर यही बात होगी, वरना महज एक नज़र में हमारी भावनाएं इससे जुड़ नहीं पाएंगी। आसपास सन्नाटा छा गया। उस क्षण चित्र में व्याप्त निराशाजनक माहौल ने कई लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया और उनकी आंखें बेचैनी से लाल हो गईं। उच्च कलात्मक कल्पना से युक्त चित्र दर्शकों की मनोदशा को प्रभावित करने में सक्षम होता है। स्पष्ट रूप से ये चित्र ऐसी ही एक उत्कृष्ट कृति है। एक क्रूर जानवर द्वारा बनाई गई पेंटिंग तीसरे स्तर इम्प्लॉयड इंटेंशंस तक पहुंच गई है। सर्दियों में खिलने वाले बेर के फूलों की सुनसान सुंदरता से भीड़ को प्रभावित होते देख उपसंघ नेता चेंग फैंग के होंठ कांपने लगे और उनका शरीर थरथरा गया। चूंकि अन्य लोग पेंटिंग के स्तर को भांप गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने तुरंत ऐसा किया। पेंटिंग को बस एक झटके से हिलाकर दूसरे पक्ष ने एक साधारण सी चीज को उत्कृष्ट कृति में बदल दिया। पेंटिंग की भावना तो अद्भुत थी ही, साथ ही उसकी कलात्मक कल्पना भी पल भर में स्पष्ट हो गई। यहाँ तक कि उन्हें भी, जो कि 2 स्टार चित्रकार हैं, इस स्तर की पेंटिंग बनाने से पहले तैयारी के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। फिर भी किसी क्रूर जानवर के लिए कुछ कदम चलकर इधर उधर लुढ़क कर और फिर महज एक झटके से ऐसी पेंटिंग बना देना। हालांकि यह घटना उनकी आंखों के सामने घटी, फिर भी वे इस बात पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाई कि यह एक सपना था। यह अकल्पनीय था। इस पेंटिंग का सार वह अंतिम कंपन है।
उपसंघ नेता वू ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, जुबान कागज पर कितनी स्याही बची है, उसे कैसे हिलाना चाहिए और कितना बल लगाना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए स्याही के प्रवाह को नियंत्रित करके पेड़ की शाखा का आकार देना और चित्र को पूरा करना होता है। इस चित्र को बनाने से पहले इन सभी बारीकियों को पूरी तरह से याद रखना और आत्मसात करना आवश्यक है। जरा सी भी गलती विफलता का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही, ये देखने में सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक गहन प्रक्रिया है। अलग अलग स्याही और कागज के साथ प्रभाव अलग होंगे। मात्र एक झटके से ऐसी अवस्था तक पहुंच पाना, उनकी पार की दृष्टि और चित्रकला की महारत, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उपगाइड नेता चेंग फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। पहले चित्रकारी का काम उस क्रूर जानवर के हाथ में था, नौजवान ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि चित्रकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंतिम स्पर्श था। ये ठीक वैसे ही था जैसे चित्र ड्रैगन में आंखें बनाना, जरा सी भी गलती से परिणाम पूरी तरह बदल जाता। अगर झांक जुबान का अंतिम स्पर्श पर पूर्ण नियंत्रण न होता तो तीसरे स्तर की यह चित्रकारी कुछ भी नहीं होती। और उसके लिए पेंटिंग पर लगी स्याही को झाड़ने के लिए आदर्श शक्ति और विधि खोजना। इसका मतलब यह था कि पेंटिंग पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। उन्हें पता था कि परिणाम क्या होगा और वह किस स्तर तक पहुंचेगा। इसके लिए चित्रकला की गहरी समझ आवश्यक थी। संपूर्ण चित्र की कल्पना करना, यहाँ तक कि छोटी छोटी बारीकियों तक संभव था। यहाँ तक कि उनके गिल्ड के नेता, जो एक 3 स्टार चित्रकार थे, भी इस तरह का कारनामा करने में असमर्थ होते। यह असंभव। जब जीमो गोंगजी, जो झांक जुबान के मूर्त बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ने देखा कि बेर के फूलों की डंडी हिलने से प्रकट हो गई है, तो वह सदमे से पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो रहा हो। दूसरी पार्टी ने यूं ही एक खूंखार जानवर को स्याही के कुंड में डुबोकर एक जुबान कागज पर फेंक दिया और वह तीसरे स्तर की पेंटिंग बन गई। तीसरे स्तर की पेंटिंग बनाना इतना आसान कब से हो गया? उसने इतनी मेहनत की थी कि लगभग खून की उल्टी करने की नौबत आ गई थी, सिर्फ इसलिए कि वह अपनी पेंटिंग को इस स्तर तक निखार सके। फिर भी दूसरी पार्टी ने आसानी से, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रतिभा किसी खूंखार जानवर से कमतर हो? झांक जुबान को अंदर लाने वाला हरे वस्त्रधारी सेवक भी उसके कान खींच रहा था। अगर यह अनुचित अवसर न होता तो अब तक वह हिंसक हो चुका होता। चित्रकार संघ के एक सेवक के रूप में वह महीने में केवल कुछ हजार सोने के सिक्के कमाता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी तनख्वाह 10,000 तक ही पहुंचती थी। फिर भी दूसरा पक्ष केवल कागज पर एक खूंखार जानवर को उकेरकर लाखों की कीमत वाली पेंटिंग बनाने में सक्षम था। बिल्ली, तो फिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? अगर वह उस खूंखार जानवर को पकड़कर अपने लिए चित्र बनवाता तो क्या वह अब तक करोड़पति नहीं बन गया होता? इससे पहले मेजें ढोने वाले असंख्य प्रशिक्षुओं की आंखों में भी आंसू आ गए। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चित्रकला में 1 दशक से अधिक समय व्यतीत किया था, लेकिन फिर भी उनकी चित्रकला अधिकतम वास्तविकता के चित्रण के स्तर तक ही पहुंच सकी। आध्यात्मिक कैनवास और भावपूर्ण अभिभावनाएं उनकी पहुंच से परे थीं और वे इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। एक क्रूर जानवर को उनसे बेहतर पेंटिंग बनाते देख उस पल उन्हें लगा कि पिछले कुछ वर्षों में की गई उनकी सारी मेहनत पूरी तरह से व्यर्थ हो गई है। ये तो अपने आप में एक चमत्कार था कि वे मौके पर ही खराब नहीं हो गए। दोनों उपसंघ प्रमुखों, क्या मैं जान सकता हूं कि इस चित्र के साथ मेरी जीत हुई है या हार? चित्र को अपनी योजना के अनुसार आकार लेते देख झांक जुबान मुस्कुराते हुए दोनों वरिष्ठों की ओर मुड़ा। जैसा कि दोनों उपगाइड नेताओं ने सोचा था, पेंटिंग का सार उसका अंतिम कंपन था। अगर वह उस खूंखार जानवर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम भी होता तो भी वह तीसरे स्तर की पेंटिंग कैसे बना सकता था? स्याही से भरे कागज को अपनी अंतिम झटक के साथ एक पूर्ण चित्र में बदलने के लिए उसे स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय की सभी गलतियों से बचने की क्षमता का उपयोग करना पड़ा। क्योंकि उसकी गतिविधियों में कोई गलती नहीं थी, इसलिए ये सही होना चाहिए। समय, ताकत, हिलाने का तरीका, कागज को पकड़ने का तरीका, इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी था। एक भी गलती से पूरी पेंटिंग बर्बाद हो सकती थी। ये सौभाग्य की बात थी कि वह सफल हो गया। यह दोनों उपसंघीय नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हारी शीतकालीन बेर के फूल वाली पेंटिंग और चित्रकार जी की छिपकली के फूल वाली पेंटिंग दोनों तीसरे स्तर पर पहुंच गई हैं। हालांकि दोनों पेंटिंग बिल्कुल अलग शैली की हैं, फिर भी दोनों एक ही स्तर पर हैं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि, एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उप गिल्ड लीडर चेंग फेंग ने घोषणा की, ये ड्रॉ है। खींचना। झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद थी। गुणवत्ता के लिहाज से उनकी पेंटिंग जीमो गोंगजी की पेओनी पेंटिंग से कहीं बेहतर थी। हालांकि प्रतियोगिता में एक शर्त लगी थी, और अगर जीमो गोंगजी हार जाते तो वे चित्रकार संघ के भावी कुलीन सदस्य बन जाते। तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और संघ को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा? अगर ऐसा सचमुच हुआ तो उन्हें एक बहुमूल्य प्रतिभा को खोना पड़ेगा। मैच को ड्रॉ घोषित करने से दोनों पक्षों में से किसी को भी नाराज होने से बचाया जा सकता था। एक तरह से यह एक आदर्श निष्कर्ष था। बेशक जीमो गोंगजी अब पहले की तरह आकर्षक नहीं दिखेंगे। भले ही मुकाबला बराबरी का रहा हो, लेकिन एक खूंखार जानवर से। दूसरे शब्दों में कहें तो वह किसी जानवर से कम नहीं थे। वे जहां भी जाते लोग उनके बारे में कानाफूसी करते रहते। फिर भी झांक जुबान को उसकी दुर्दशा से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे पक्ष को तो यही मिलना चाहिए था। ड्रॉ। ये सोचना भी अजीब है कि यह ड्रॉ होगा। यही तो होना चाहिए। बिल्कुल सही। साथी चित्रकारों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब न करना ही बेहतर है। ... फैसला सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। यह अच्छी बात है। आप दोनों प्रतिभाशाली चित्रकार हैं, इसलिए आप दोनों को आपस में अच्छे संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए। घोषणा के बाद उपसंघ नेता चेंग फेंग ने विवाद को सुलझाने के प्रयास में मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जीमो गोंगजी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। उपसंघ नेताओं, कृपया एक पल रुकिए। भीड़ तुरंत उसकी ओर देखने लगी। सबने अभी पेंटिंग देखी है। पेंटिंग का सार उसके अंतिम झटके में निहित है। अगर वह झटका ना होता तो यह रियलिटी डिपिक्शन तक भी नहीं पहुंच पाती, और इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस की तो बात ही छोड़िए।
जीमो बोंगोजी ने झांक जुबान की ओर मुड़कर देखा और ठंडे लहजे में कहा, इसका मतलब यह है कि उसका चित्र एक इंसान और एक जानवर के संयुक्त प्रयास से पूरा हुआ है। केवल उनके संयुक्त प्रयास से ही वे मेरे स्तर तक पहुंच पाए हैं, तो वह मेरे बराबर होने के योग्य कैसे हो सकता है। सभी लोग अचंभित रह गए। ये स्पष्ट था कि चित्रकला प्रक्रिया में किसी क्रूर जानवर का होना केवल बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसी परिस्थितियों में भावपूर्ण इरादों का चित्र बना पाना दूसरे पक्ष की अविश्वसनीय चित्रकला कौशल का प्रमाण था। ये तथ्य सबके मन में स्पष्ट था, फिर भी उसने ऐसे शब्द बोलने का साहस किया। उसने इस प्रतियोगिता के लिए सचमुच अपनी गरिमा को ताक पर रख दिया है। लेकिन फिर भी उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई तो थी ही। ये वास्तव में झांक जुबान और उस खूंखार जानवर के बीच एक मिलीभगत थी। चूंकि यह प्रतियोगिता झांक जुबान और जीमो के बीच थी, इसलिए केवल एक ही व्यक्ति को पेंटिंग बनानी चाहिए थी। किसी और को पेंटिंग को छूने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि मार्गदर्शन का एक शब्द भी स्वीकार्य नहीं था। उस खूंखार जानवर के पदचिह्नों के पास खिले बेर के फूल और झांक जुबान के झटकों से बनी पेड़ की छाल, ये दोनों इस कलाकृति के निर्माण के लिए आवश्यक थे और इनमें से किसी एक के बिना भी यह अधूरी होती। चूंकि यह किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया एक सामूहिक कार्य था, इसलिए यह वास्तव में निष्पक्षता का उल्लंघन था। ओह, तो आपका मतलब यह है कि दूसरे पक्ष की बेशर्मी देखकर झांक जुबान को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने सीधे उस व्यक्ति को घूरकर देखा। सीधी सी बात है, मैंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। चूंकि आप केवल सहयोग के माध्यम से मेरे स्तर तक पहुंच पाए हैं, इसलिए आपके कौशल को मुझसे हीन ही कहा जा सकता है। जीमो बोंगोजी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पेंटर जी, ड्रॉ भी कोई बुरा नतीजा नहीं है। दूसरी पार्टी से खेल भावना की इतनी कमी की उम्मीद न होने के कारण उप गिल्ड लीडर वो काफी नाराज थे। क्या कोई क्रूर जानवर सचमुच पेंटिंग करना जानता है? ये स्पष्ट है कि चित्रकार के अथक प्रयासों के कारण ही इतनी उच्च गुणवत्ता का चित्र बनाया जा सका। भले ही इसे मनुष्य और जानवर का सहयोग कहा जा सकता है, लेकिन इस नन्हे कलाकार की अद्भुत चित्रकला प्रतिभा के कारण ही यह चित्र इस स्तर तक पहुंच सका। हम आपको ड्रॉ घोषित करके पीछे हटने की छूट दे रहे हैं, फिर भी आप संतुष्ट रहना नहीं जानते। उपसंघ नेता चेंग फेंग भी दूसरे पक्ष की हरकतों से बेहद नाराज थे। जैसे ही वे कुछ बोलने वाले थे, झांक जुबान ने लापरवाही से हाथ हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए कहा, जी बोंगोजी की बात में दम है। चूंकि आप मानते हैं कि यह मेरे और उस खूंखार जानवर के बीच मिलीभगत है, तो हम इसे इसी तरह मान लेते हैं। लेकिन चूंकि आप इसे बराबरी का मुकाबला नहीं मानते, तो मैं पूछना चाहूंगा, आप किन परिस्थितियों में हार स्वीकार करने को तैयार होंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं? जीमो बोंगोजी ने ठंडे लहजे में कहा, मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आपकी सहभागिता को अपनी जीत का कारण नहीं बनाऊंगा। यदि आपकी पेंटिंग सांस रोक देने वाली यथार्थता के चौथे स्तर तक पहुंच गई होती, तो मैं तुरंत अपनी हार मान लेता। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं है। ये देखते हुए कि आपकी सहभागिता मुश्किल से मेरे स्तर तक पहुंची है, मैं इसे बराबरी कैसे मान सकता हूं? आपकी बातें तर्कसंगत हैं, मुझे उनका खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। झांक जुबान दूसरे पक्ष की बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो हार मान लो। जीमो बोंगोजी की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाले थे, उनके सामने बैठे युवक के होठों के किनारे सिकुड़ गए और उन्होंने दया भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या आपको इतना यकीन है कि ये पेंटिंग अभी केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंची है? आपका क्या मतलब है? जीमो बोंगोजी ने मेज पर रखे जुबान कागज पर एक नजर डाली। चित्र अभी कुछ ही क्षण पहले पूरा हुआ था, इसलिए उस पर स्याही अभी सूखी नहीं थी। चित्र उत्कृष्ट था, लेकिन स्पष्ट था कि यह केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचा था। इसलिए उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, यहाँ नाटक करना बंद करो। यदि हार माननी ही है तो जल्दी करो। चाहे तुम दिन भर बहस करते रहो, चित्र का चौथे स्तर तक पहुंचना असंभव है। ऐसा जरूरी नहीं है। झांक जुबान ने शांत भाव से मुड़कर कहा, उप गिल्ड लीडर वू, मुझे आपसे कुछ काम है जिसके लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। बेझिझक बोलिए। उप गिल्ड लीडर वू ने सिर हिलाया। क्या मुझे पता चल सकता है कि गिल्ड में कोई मशाल है? क्या मैं एक उधार ले सकता हूँ? झांक जुबान ने पूछा। पेंटर गिल्ड ने अपने आंतरिक सज्जा के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में नाइट इल्यूमिनेशन पर्ल्स का उपयोग किया। इसकी चमक सुबह के आकाश की तरह कोमल और उज्ज्वल थी। तेज रोशनी के बावजूद उससे कोई गर्माहट नहीं मिली। इसके अलावा शरद ऋतु का मौसम चल रहा था और कमरा थोड़ा ठंडा था। चूंकि वहां मौजूद सभी लोग साधक थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वहां है। उपसंघ नेता वू ने कुछ क्षण के लिए उस युवक को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर हाथ हिलाकर इशारा किया। एक प्रशिक्षु कमरे से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद हाथों में मशाल लेकर वापस लौटा। इसे पेंटिंग के पास ले आओ ताकि यह गर्म हो जाए। आग की मशाल लेने के बजाय झांक जुबान ने शिष्य को निर्देश दिया। हाँ, प्रशिक्षु ने उपगाइड नेता वू की ओर देखा और उनके सिर हिलाने पर शीतकालीन बेर के फूलों की पेंटिंग की ओर चल पड़ा। आग की गर्मी से गीली स्याही जमने लगी। हॉन्गलॉन्ग टॉर्च की गर्मी के कारण स्याही में परिवर्तन हुआ, जिससे पेंटिंग में पहले की तुलना में बिल्कुल अलग अनुभूति उत्पन्न हुई। स्याही जैसे काले फूलों की कलियों के चारों कोनों में सफेद रंग की हल्की सी झलक दिखाई दी, मानो फूल खिलने ही वाला हो। एक पल के लिए भीड़ को हवा में बेर के फूलों की सुगंध महसूस हुई। वो कुछ तितलियां अचानक कमरे में उड़कर आईं और पेंटिंग पर बैठ गईं, मानो वे फूलों की सुगंध से आकर्षित हुई हों, फिर वे बहुत देर तक सतह पर मंडराती रहीं। क्या ये अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी है? ये कैसे संभव है? ... सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें लगा कि वे पागल होने वाले हैं। स्याही सूखने से पहले ये स्पष्ट रूप से केवल इम्पोज्ड इंटेंशंस स्तर की पेंटिंग थी, लेकिन सूखते ही यह चौथे स्तर की पेंटिंग बन गई। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? लेकिन अगर पेंटिंग में विस्मयकारी यथार्थता का स्तर न होता, तो तितलियां उसकी ओर आकर्षित कैसे होती और वे हवा में फैली बेर के फूलों की हल्की सुगंध को कैसे महसूस कर पाती? डैंग 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 डैंग। जीमो बोंगोजी पीले चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए। उसने अभी अभी दावा किया था कि अगर दूसरे पक्ष की पेंटिंग चौथे स्तर तक पहुंच गई तो वह हार मान लेगा, और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जलती हुई मशाल से सुखाते ही वह चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। क्या तुम सच में हो?
उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए पेंटिंग की कई बार जांच की है कि यह केवल इन्फ्यूज्ड इंटेंशंस में ही थी। आग की मशाल की गर्मी से पेंटिंग का स्तर इतनी आसानी से कैसे बढ़ सकता है? ये सच नहीं हो सकता। तुमने ज़रूर धोखा दिया होगा। अपना सिर जोर से हिलाते हुए वह अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह उन्माद में चीख उठा। धोखा हुआ। झांक जुबान ने अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र चारों ओर घूमी और अंत में उपगिल्ड लीडर चेंग फैंग पर पड़ी। उपगिल्ड लीडर, क्या आप कारण बता सकते हैं? मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरा अनुमान सही है या नहीं। गंभीर चेहरे के साथ उपगिल्ड लीडर चेंग फैंग ने अपना अनुमान बताया। जिस खूंखार जानवर ने अभी अभी यह चित्र बनाया है उसे हरा भरा फुर्तीला जानवर कहा जाता है और यह कीचड़ में अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। दूसरी ओर हमारी स्याही काली स्याही के पत्थर से बनी है और कीचड़ में ऐसे पदार्थ होते हैं जो काली स्याही के पत्थर को बेअसर कर देते हैं। इसलिए मशाल की गर्मी से स्याही का रंग हल्का हो गया। यहाँ लाया गया हरा भरा और फुर्तीला जानवर संभवतः अभी अभी पकड़ा गया है, इसलिए उसके शरीर पर अभी भी मिट्टी के निशान हैं। काली स्याही के पत्थर से बनी स्याही में मिट्टी मिलाई गई है और कुछ देर गर्म करने के बाद इसका प्रभाव तुरंत दिखाई दिया, जिससे खिलते हुए फूलों का दृश्य बना और इस प्रकार चित्रकला का स्तर बढ़ गया। ऐसा करने के लिए पशुओं को वश में करने की गहरी समझ के साथ साथ विभिन्न सामग्रियों के गुणों की भी जानकारी होनी चाहिए। आपको इस समय उपगाइड नेता चेंग फैंग अविश्वास से भरी आंखों से झांक जुबान को घूर रहे थे। सामने का नजारा जादुई लग रहा था। एक मशाल की गर्मी से ही तीसरी मंजिल की पेंटिंग पूरी तरह से ऊपर उठ गई थी। हालांकि वास्तव में उस सटीक परिणाम को प्राप्त करने के लिए अनेक ज्ञानों का मिश्रण आवश्यक था। दरअसल टॉर्च की गर्मी के बिना भी ये पेंटिंग एक दिन में ही स्वतः ही विस्मयकारी यथार्थता के स्तर तक पहुंच जाएगी। और इसके लिए पशुओं को वश में करने, इसमें शामिल पदार्थों के गुणों और कई अन्य बातों की गहरी समझ होनी चाहिए। सब कुछ पूरी तरह से समझ में आना चाहिए और इस नौजवान ने, जिसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है, यह उपलब्धि हासिल कर ली है। बिल्ली, क्या दुनिया पागल हो गई है या मैं पागल हो गया हूँ?